लिटरली अगर ट्विटर ना खरीदा होता इलॉन मस्क ने, डोनाल्ड ट्रंप किसी सूरत में राष्ट्रपति नहीं होते। नेशनल डेप्ट जो है अमेरिका का वो 36 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा टच कर चुका है। आप ऑलरेडी पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट के ऊपर स्ट्राइक करके, उसके एयर बेसेस पे स्ट्राइक करके उसको बिल्कुल तहस नहस कर चुके थे। उसके पास ना उसका एयर डिफेंस काम कर रहा, ना उसका ऑफेंस काम कर रहा, तो उसको तो झक मारा के अगले दिन फिर सीज फायर का रिक्वेस्ट लेके आना पड़ता। तो डोनाल्ड ट्रंप तो वैसी पिक्चर से बाहर हो जाता। भारत का दुनिया में कोई भी सगा नहीं है। साल 1990 हमारे देश के पास तेल खरीदने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं बचे थे। हमारे देश के अंदर ये जो मुस्लिम बिरादर करते फिरते हैं, बिरादर मुल्क, तुर्की बिरादर, सऊदी अरेबिया बिरादर, ईरान बिरादर, 5 रुपये का तेल किसी ने उधार नहीं दिया आपको। आपके देश को सोना गिरवी रखना पड़ा। अमेरिका के अंदर जो वाइट क्रिश्चियन नेशनलिज्म जो चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप उसका लीडर है। 25 मर्डर को आप जेनोसाइड करो, वो भी मर्डर जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि चमड़ी गोरी। वहीं वो आदमी जिसने अपने हाथों से लोगों को जिंदा जलाया, उसके साथ आप बैठ के चाय पी रहे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। जैसा कि आपको पता है, हम हर वीक कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, नए नए टॉपिक्स पे आपके लिए पॉडकास्ट लेकर आते रहते हैं। तो आज का जो टाइम चल रहा है दोस्तों, हमें पहले ये रियलाइज नहीं होता था कि कैसे दूसरी कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या दूसरी कंट्रीज जो हैं, उनके डिसीजंस इंडिया को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। बट जैसा हम आज के टाइम में देख रहे हैं, अब रिसेंट जो टाइम चल रहा है, ट्रम्प के आने के बाद बहुत सारे डिसीजंस इंडिया सोच के ले रहा है, या बहुत चीज़ें बाहर आ रही है, इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है, हमें धीरे धीरे पता चल रहा है कि कैसे दूसरी कंट्रीज की वॉर इंडिया को इम्पैक्ट करती है, कैसे पूरी एक ग्लोबल स्पेस है जो हर किसी को एक दूसरे के डिसीजन से इम्पैक्ट करती है। इसी टॉपिक पे आज पॉडकास्ट करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज्ञान जरा हटके चैनल के ओनर सौरभ महेश्वरी सर। ये जियो पॉलिटिक्स पे बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च करते रहते हैं। तो हमने सोचा कि आज थोड़ी बात की जाए जियो पॉलिटिक्स की, ग्लोबल अफेयर्स की। तो सर, स्वागत है आपका। आपने बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे ही जानते हैं, आप इतनी रिसर्च कर रहे हो, आजकल तो आप बहुत ही बिजी चल रहे हो, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार लाइव्स चल रही हैं, और यूएस इलेक्शंस के बाद से भी बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप में भी इंक्रीज हो गया है। लोगों को जानना है कि आखिर चल क्या रहा है ग्लोबल मार्केट में। तो आपसे ही समझते हैं सर, आजकल आप जो देख रहे हो पैटर्न, क्या चल रहा है आजकल ग्लोबल मार्केट के अंदर? आजकल तो ट्रम्प चल रहा है। नहीं, यूएस इलेक्शन एक्चुअली में क्या है, देखो, हम लोग चाहे माने या ना माने, लेकिन विदाउट डाउट यूएसए जो है सुपर पावर है ना। दुनिया की सबसे पावरफुल अर्थव्यवस्था उसके पास है। दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम अमेरिका कंट्रोल करता है। आज भी दुनिया के अंदर ग्लोबल लेवल पे 700 से 800 मिलिट्री बेसेस है उसके पास, है ना। दुनिया में अमेरिका जब भी चाहे, जिस वक्त भी चाहे, विदिन 5 मिनट वो दुनिया की किसी भी कंट्री के ऊपर हमला कर सकता है। उसे तैयारी करने की जरूरत भी नहीं। सो अमेरिका पावरफुल है, और क्योंकि पावरफुल है इस वजह से उसके जो लिए हुए फैसले हैं वो पूरी दुनिया को इफेक्ट करते हैं। तो सर, ऐसा भी सुनने में आ रहा था यूएस इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है, वहाँ पे लोगों के पास जॉब्स नहीं है। इंडियन स्टूडेंट्स जो वहाँ जा रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है, बहुत तंगी चल रही है वहाँ। तो जब ऐसी सुपर पावर होते हुए भी जब तंगी आती है, तो वो मतलब फिर भी वो कैसे मेंटेन कर पाते हैं अपने आप को उस लेवल पे? देखो, यूएसए की जो सबसे पावरफुल चीज है वो है उसकी करेंसी, डॉलर, है ना। यूएसए के पास, क्योंकि डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे मतलब अदर कंट्रीज डॉलर को रिजर्व करेंसी के तौर पे यूज करती है ना। अपना जो सेविंग्स होती है वो डॉलर में सेव करके रखती है। इस वजह से यूएसए के पास ये लग्जरी है कि वो उसका जो डेप्थ है वो उसे पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर सके, है ना। तो ये उसके पास लग्जरी है ना। और क्योंकि ये लग्जरी है, इस वजह से ये जितनी भी अय्याशियाँ हैं, ये जितना भी पावर है, अनलिमिटेड खर्चा हो रहा है, ये अब तक चल रहा था। लेकिन आज समस्या, जो मतलब कल तक उसके लिए लग्जरी थी, है ना, आज वही कलेश खड़ा हो गया है उसके लिए। नेशनल डेप्ट जो है अमेरिका का वो 36 ट्रिलियन डॉलर, 36 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा टच कर चुका है ना। और हर 16 सेकंड में अमेरिका के नेशनल डेप्ट में $1 मिलियन का कर्जा बढ़ जाता है ना। और हर एक साल में $2 ट्रिलियन से नेशनल डेप्ट जो यूएसए का है वो इंक्रीज होता है ना। 2 ट्रिलियन डॉलर से नेशनल डेप्ट जो यूएसए का है वो इंक्रीज होता है ना। 2 ट्रिलियन डॉलर से नेशनल डेप्ट जो यूएसए का है वो इंक्रीज होता है ना। 2 ट्रिलियन डॉलर से नेशनल डेप्ट जो यूएसए का है वो इंक्रीज होता है ना। 2 ट्रिलियन डॉलर से नेशनल डेप्ट जो यूएसए का है वो इंक्रीज होता है ना। 2 ट्रिलियन डॉलर से नेशनल डेप्ट जो यूएसए का है वो इंक्रीज होता है ना। 2 ट्रिलियन डॉलर से नेशनल डेप्ट जो यूएसए का है वो इंक्रीज होता है ना। 2 ट्रिलियन डॉलर से नेशनल डेप्ट जो यूएसए का है वो इंक्रीज होता है ना। 2 ट्रिलियन डॉलर से नेशनल डेप्ट जो यूएसए का है वो इंक्रीज होता है ना। 2 ट्रिलियन डॉलर से नेशनल डेप्ट जो यूएसए का है वो इंक्रीज होता है ना। 2 ट्रिलिय
अब यहाँ पे सबसे ट्रिकी पार्ट ये है कि अमेरिका का जो नेशनल डेब्ट इंक्रीज हो रहा है, इसका 60% हिस्सा एसेंशियल है। ये चाहे कुछ भी कर ले, ये नेशनल डेब्ट, ये जो 60% है ये तो इंक्रीज होगा ही होगा, और बाकी का जो 40% है वो भी ये लोग कम करने की बात करें, लेकिन ये कम नहीं कर सकते। अगर कम करेंगे तो फिर पावर प्रोजेक्शन कैसे करेंगे दुनिया में, है ना? तो वो भी कम नहीं होने वाला। तो क्योंकि नेशनल डेब्ट इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से यूएसए की जो इकोनॉमी है वो वीक होती चल रही है। इसीलिए ही सर ये टैरिफ्स लगा रहे हैं जैसे चाइना पे और इंडिया पे, यही एक रीजन है या और भी कोई रीजन है? क्योंकि ट्रम्प मोस्टली ज्यादातर वो न्यूज में यही कह रहा है कि जो भी आप डील करोगे हमसे उस पर टैरिफ ही बढ़ेगा। इसको अगर हम लोगों को समझना है तो हम लोगों को नेशनल डेब्ट का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोगों को थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है, क्योंकि सारी कहानी जो है वो इसी नेशनल डेब्ट पे आके रुकी हुई है ना? और यही आज सबसे बड़ी सबसे बड़ा कलेश है अमेरिका के लिए, क्योंकि अगर इसने ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं करी, यूएसए अगर आज ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं करता, तो मुश्किल से 2 साल पकड़ लो, 5 साल पकड़ लो, 10 साल पकड़ लो, अमेरिका डिफॉल्ट हो जाएगा। और अगर अमेरिका डिफॉल्ट हुआ तो चाइना रिप्लेस कर देगा उसको। डॉलर की जो ग्लोबल डोमिनेंस है वो खत्म हो जाएगी। एक बार डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस खत्म हुई, उसके बाद में अमेरिका के पास आज ये जो लग्जरी है अनलिमिटेड पैसा छापने की, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है ना, तो वो अनलिमिटेड पैसा छपना बंद हो जाएगा। अगर अनलिमिटेड पैसा छपना बंद हो गया तो मिलिट्री पे जो हर साल $800 बिलियन, $900 बिलियन खर्च हो रहे, कैसे खर्च होंगे? हाँ, और फिर ये जो 700-800 मिलिट्री बेसिस आपको मेंटेन करने, आप कैसे मेंटेन करोगे? हाँ, तो ये जो अमेरिका का साम्राज्य है ना, ये साम्राज्य मतलब क्या बोलते हैं, वो होता है ना, जादूगर की जान तोते में होती है। तो ये जो अमेरिका नाम का जादूगर है ना, इसकी जान इस वक्त नेशनल डेब्ट में अटकी हुई है और इसका इनको समाधान नहीं मिल रहा। अब क्या होता है, देखो, नेशनल डेब्ट को कम करने का दो ही तरीके होते हैं, है ना? इकोनॉमिकली दो ही तरीके से इसको कम किया जा सकता है। पहला तो खर्चे कम करके पैसा चुकाओ। ये पैसा चुकाना है वर्ल्ड बैंक को, खुद को, अच्छा उनको खुद को ही चुकाना है ना? ये नेशनल डेब्ट नहीं, मतलब उन्होंने लोन किससे, वर्ल्ड बैंक से? किसी से नहीं लिया। इसमें तो ये डेट कैसे आया? इसमें अपन लोग नहीं चाहते। अगर आप ऊपर ऊपर से समझा दो, ऊपर ऊपर। नेशनल डेब्ट ऐसे हो गया कि भाई ये जो जब भी सपोज अमेरिका को लोगों को सब्सिडी देना है ना, तो जब उसे सब्सिडी देनी होती है, उसके पास पैसा नहीं होता, तो वो प्रिंट कर देता है वो पैसा। लेकिन ऐसा नहीं कि वो हमेशा प्रिंट कर देगा, उसे कल वो पैसा, वो जो प्रिंट करके उसने आज लोगों में बांटा है, उसे वापस स्क्वायर ऑफ भी करना पड़ेगा, है ना? तभी वो क्लियर। लेकिन इन लोगों ने स्क्वायर ऑफ नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो बढ़ता, ये छापते चल रहे, बढ़ता चल रहा है, छापते चल रहे, बढ़ता चल रहा है। तो अब उसे स्क्वायर ऑफ करना जरूरी है, अदरवाइज, क्योंकि देखो क्या होता है कि अब चलो इसमें आए हैं तो थोड़ी सी बात करते हैं। ट्रेजरी बॉन्ड करके एक कॉन्सेप्ट होता है ना? ट्रेजरी बॉन्ड होते हैं जिसमें आज जैसे आपको कोई इनकम हो, आप उस इनकम पे अगर आपको पैसा कमाना है तो आप क्या करो, सिक्योरली पैसा कमाना है। इनकम पे पैसा कम, हमारा आपके पास जो सेविंग है, हाँ, उसको इन्वेस्ट कर दिया या बैंक में डाल सबसे दिया। सिक्योर वे क्या है? बैंक में एफडी कर दी। एफडी करोगे ना, बैंक में रख दोगे ना, आप बैंक में रख दोगे, है ना? बैंक जो है वो आपकी गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती है, बैंक शायद उसमें इन्वेस्ट कर दे, है ना? अब जो सरकार है, सरकार भी अल्टीमेटली पैसा जो सरकार के पास पड़ा होता है, वो सरकार कहाँ इन्वेस्ट करेगी पैसा, है ना? तो सरकार जो होती है वो आपसे जो बेहतर इकोनॉमी है ना, उस इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट करती। कैसे इन्वेस्ट करती? ये पैसा इन्वेस्ट होता है ट्रेजरी बॉन्ड के थ्रू, है ना? तो जो अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड हैं वो 10 साल पे, हर 10 साल में मैच्योरिटी पीरियड आता है इनका। तो जैसे चाइना है ना, चाइना सबसे बड़ा बायर है अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड का, है ना? अभी अब क्योंकि बात निकली है तो यहाँ पे गोल्डन डोम जो अभी अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला है कि हम एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाएंगे, है ना, उसको भी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग, ये नहीं कहूँगा कि ये शोट है, लेकिन एक पर्सपेक्टिव है जो मेरे हिसाब से शेयर करा जाना चाहिए। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। बट ये जो ट्रेजरी बॉन्ड है इसमें चाइना इन्वेस्ट करता है, जापान इन्वेस्ट करता है, अदर कंट्रीज भी इन्वेस्ट करती है, सभी लोग इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर अमेरिका डिफॉल्ट कर गया तो फिर ये ट्रेजरी बॉन्ड पे ब्याज कैसे पे करेगा वो, है ना? ब्याज नहीं, अगर नेशनल डेब्ट बढ़ता चलेगा, नेशनल डेब्ट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इससे ब्याज पे करना है इन पे, है ना? अब ब्याज पे करने के लिए पैसा है नहीं, है ना? तो वो मनी प्रिंट करता है और बांट देता है, लेकिन ये अनलिमिटेड टाइम तक नहीं चल सकता,
है ना, इसकी एक लिमिट होती है, आपको क्लियर करना पड़ेगा नेशनल डेब्ट, तभी आप, अदरवाइज अभी अभी जस्ट ही मूडीज ने अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को कम किया है, अभी मुश्किल से शायद 2 दिन पहले की न्यूज है ना। तो ये क्रेडिट रेटिंग गिरती चलेगी, क्रेडिट रेटिंग गिरती चलेगी तो फिर अमेरिका उन देशों में आ जाएगा जिसे इजीली लोन नहीं मिलेगा। वो कंट्री जिसके पास अनलिमिटेड नोट छापने की लग्जरी है, उसे कल लोन लेने में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। सो नेशनल डेब्ट को ऑलमोस्ट क्लियर करना जरूरी है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे हम लोग जो बात कर रहे थे, नेशनल डेब्ट जो है उसे 2 ही तरीके से क्लियर किया जा सकता है, और यही सारा खेल हो रहा है ना। ये जो ट्रम्प की माथापौड़ी कर रहा है वो यही हो रही है। या तो आप पैसा चुका दो, है ना। पैसा कैसे चुकाओगे? लोगों से कलेक्ट करके, टैक्स कलेक्ट करके, है ना। भाई रिवेन्यू होगा, रिवेन्यू से आप डेब्ट क्लियर करोगे ना। हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग भी ऐसे ही करते हैं ना। भाई इनकम होती है, उससे हम लोग हमारा कर्जा चुका देते हैं। गवर्नमेंट भी सेम करती है। गवर्नमेंट के पास इनकम का क्या सोर्स होता है? लोगों से जो टैक्स आता है, बिजनेस से जो टैक्स आता है, वो इनकम का सोर्स है। तो उसी से नेशनल डेब्ट क्लियर करते हैं ये लोग। तो या तो ये करो, है ना, या फिर आप अपनी जीडीपी इंक्रीज कर लो। अगर आज जैसे अमेरिका के जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो चल रहा है, जो टोटल जीडीपी है अमेरिका की, आज की तारीख में नेशनल डेब्ट उससे भी बड़ा हो गया है ना। 122% का रेशियो चल रहा है ना। अब अगर इसे 100 के अंदर लाना है तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, भाई या चुकाने के लिए पैसे हैं नहीं, या तो चुका दो, चुका के कर सकते हो, चुकाने के लिए पैसे हैं नहीं, तो अब एक ही तरीका है कि आप अपनी जीडीपी बढ़ाओ। तो ये जो डोनाल्ड ट्रम्प सब कुछ कर रहा है, टैरिफ कर रहा है, ये सिर्फ इस वजह से कर रहा है क्योंकि वो डेस्परेटली अपनी जीडीपी बढ़ाना चाह रहा है। क्योंकि अगर जीडीपी नहीं बढ़ाएगा तो ये नेशनल डेब्ट जो है, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है, बढ़ता चलेगा, है ना। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि कुछ भी अगर ये लोग ना करें, चुपचाप बैठे रहें, तो भी हर साल $2 ट्रिलियन तो ऐड हो ही रहे हैं, है ना। उसके अलावा अभी एक गोल्डन डोम इसने डाला, डोनाल्ड ट्रम्प ने। गोल्डन डोम का डोनाल्ड ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में बैठ के बोला कि $25 बिलियन मैंने इशू किए हैं इसके लिए, इनिशियल फंड, है ना। और ऐसा बोला, ऐसा मतलब डोनाल्ड ट्रम्प के ही जो समर्थक है वो बोल रहे हैं कि इसका जो फाइनल कॉस्ट आएगा वो $172 बिलियन के आसपास बैठेगा, इस पूरे मिसाइल डिफेंस सिस्टम का। लेकिन जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज है वो बोल रहे हैं कि $2 ट्रिलियन से पहले ये बन नहीं सकता। तो ये जो $2 ट्रिलियन है ये कहाँ जाएगा? ये भी नेशनल डेब्ट में ऐड होगा। ऐसा कैसा सर डिफेंस सिस्टम है इसमें? हाँ, मैं इस पे अभी आता हूँ, है ना। तो पहले अपन लोग में ये नेशनल डेब्ट वाला क्लियर, क्योंकि ये जो डिफेंस सिस्टम है इस पे एक मेरा पर्सपेक्टिव है जो मैं से अभी कल परसों ऐसे बैठे बैठे सोच रहा था, तो वो एक्चुअली इससे लिंक्ड है। तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअली में डिफेंस सिस्टम क्या है। अभी डोनाल्ड ट्रम्प क्या कर रहे हैं? जीडीपी इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अब जीडीपी इंक्रीज करने का क्या तरीका है? जीडीपी इंक्रीज करने का यही तरीका है कि वो अपने यहाँ पे जो बिजनेस है, अपने यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ाए, है ना। इम्पोर्ट कम करे, एक्सपोर्ट बढ़ाए, है ना। ये कब होगा? ये तभी होगा जब मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका के अंदर होना शुरू होगी, है ना। तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो तमाम कंट्रीज के ऊपर टैरिफ इम्पोज करने की धमकी दे रहा है ना। डोनाल्ड ट्रम्प का ये मानना है कि जो एक्चुअली में सही भी है कि भाई इस वक्त जो कंट्रीज है, जो जहाँ मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होती है, जैसे चाइना हो गया। इंडिया में तो भी इतना मैन्युफैक्चरिंग हम लोग नहीं कर रहे, बट हम लोग धीरे धीरे, क्योंकि चाइना एक तरह से राइवल हो गया है अमेरिका का, तो और प्लस वेस्टर्न कंट्रीज का भी एक तरह से राइवल हो गया है। तो वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली कोविड के बाद में जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है ये मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश कर रही है ना। तो उसकी वजह से ये लोग धीरे धीरे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग को। कुछ मैन्युफैक्चरिंग भारत में आ रही है, कुछ वियतनाम में जा रही है ना, कुछ इंडोनेशिया में जा रही है ना। सो हमारी जो गवर्नमेंट है, क्योंकि हमारी आबादी अच्छी है ना, हमारे पास स्किल लेबर भी है ना, और लो कॉस्ट में भी हम लोग वो लेबर मिल जाता है हमारे यहाँ। तो हम लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ है। अमेरिका का जो ट्रेड होता है चाइना के साथ में और भारत के साथ में, इसमें क्या हैवीली ट्रेड इनबैलेंस है ना। अमेरिका जितना इंपोर्ट करता है ना उतना एक्सपोर्ट नहीं करता, है ना। उसकी वजह से ट्रेड इनबैलेंस चलता है। तो क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प का मानना है कि इस ट्रेड इनबैलेंस को अगर ये लोग खत्म कर देंगे तो ये जो नेशनल डेब्ट है इसमें पैसा आना शुरू हो जाएगा और ये चुकना शुरू हो जाएगा, जो कायदे से गलत है ना। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इसका डायरेक्ट लिंक नहीं होता इसके साथ में। लेकिन ये जो मैन्युफैक्चरिंग लाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका के अंदर, है ना, और अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग आती है ना, उसकी वजह से जॉब्स क्रिएट होगी, तो टैक्स की इनकम भी बढ़ना शुरू होगी, है ना। और एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा, इम्पोर्ट होना कम हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में बन रहा है तो फिर एक्सपोर्ट ही होगा, है ना। इम्पोर्ट तो हो नहीं रहा, घर का घर में बिक रहा है माल। तो
इससे नेशनल डेब्ट कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये एक बहुत ट्रिकी चीज़ है ना, और यहाँ हम लोगों को डोनाल्ड ट्रंप का खेल समझने की ज़रूरत है। ये जो नेशनल डेब्ट की प्रॉब्लम है अमेरिका की, ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्व होना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। ये एक कड़वा सच है ना, इस प्रॉब्लम का सॉल्व होना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि ये सॉल्व नहीं होने वाले। डोनाल्ड ट्रंप ये जो कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में शिफ्ट करने वाला काम, ये जो फैसला है डोनाल्ड ट्रंप का, ये शॉर्ट टर्म में अमेरिका के अंदर बिजनेस को बूस्ट करने का काम करेगा विदाउट अ डाउट। जैसे फैक्ट्रीज जो है वो सब जगह से बंद होगी, अमेरिका शिफ्ट होगी, अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जीडीपी में इंक्रीज हम लोगों को देखने को मिलेगा इनिशियल लेवल पे, है ना। और जॉब्स भी क्रिएट होगी, नई फैक्ट्रीज ओपन होगी, है ना। फैक्ट्रीज भी टैक्स देगी, जॉब्स जो आएगी उससे लोग भी टैक्स देंगे, है ना। तो इनकम भी बढ़ना शुरू हो जाएगी गवर्नमेंट की। तो इनिशियल लेवल पे ये देखने को मिलेगा। लेकिन अमेरिका के साथ में प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका डेवलप कंट्री है ना, तो वहाँ पे जो लेबर कॉस्ट है ना, हमारे यहाँ से 10 गुना ज़्यादा है ना। अमेरिका के अंदर ऑलमोस्ट हम लोग कम भी पकड़े तो भी 800-900 रुपये क्या बोलते हैं हर घंटा बंदा लेता है ना। मिनिमम हम लोग लेबर भी पकड़े तो भी 800-900 रुपये तो लेता ही है। डॉलर से हम लोग कन्वर्ट करके बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ 900 रुपये में आदमी पूरे दिन काम कर ले, है ना। और ऐसा कोई छोटा मोटा भी नहीं, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी दिन भर काम करवा ले उससे आप 900 रुपये में। जो कम पढ़े लिखे हैं उनसे तो बेचारे 400 500 रुपये में दिन भर खींच रहे हैं, है ना। तो ये हमारे यहाँ लेबर कॉस्ट है, उनके यहाँ लेबर कॉस्ट है। तो वो कैसे मैन्युफैक्चरिंग करेगा वहाँ पे? मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो ऑब्वियसली बात है उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा बैठेगी, है ना। अब ये जो कॉस्टिंग ज़्यादा बैठेगी, इनिशियल लेवल पे इसका इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। इनिशियल लेवल पे जो इम्पैक्ट आएगा वो ये आएगा कि भाई हम लोगों को अमेरिका की जीडीपी में सुधार देखने को मिलेगा, है ना। मनी का इनफ्लो शुरू हो जाएगा, है ना। और यही डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए, है ना। डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि लॉन्ग टर्म में तो ये नुकसानदायक है, लॉन्ग टर्म में कॉस्टिंग बढ़ेगी, है ना। उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, है ना। और जो मिडिल क्लास है और जो लोअर क्लास है, अमेरिका के अंदर भी मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है ना। जो मतलब अमेरिका के अंदर जो मिडिल क्लास लोअर क्लास है उसमें आपको 2 जॉब फैमिली मिल जाएगी, 3 जॉब फैमिली मिल जाएगी, 4 जॉब फैमिली भी मिल जाएगी। लोग एक एक दिन की 3 4 जॉब कर रहे हैं सिर्फ अपना घर चलाने के लिए, है ना। तो इस तरीके की फैमिली अमेरिका के अंदर दुनिया भर की है। वो कैसे सर्वाइव करेगी? आज जो आईफोन है ना, $999 का अमेरिका में बिक रहा है ना। अगर आप इस आईफोन को अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चर करते हो तो $2400 के आसपास कॉस्टिंग बैठ रहेगी इसकी, तो कैसे खरीदेगा? सही बात है ना। और ये सिर्फ आईफोन का एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, है ना, जो डेली यूज के प्रोडक्ट हैं। क्योंकि एक अमेरिका के जब से कोविड वाला पूरा मामला हुआ उसके बाद में क्या हुआ, वेस्टर्न कंट्रीज के माइंड में ये बात आ गई कि भाई सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से सपोज कल को कुछ होता है, अगर हम लोग हमारा जो असेंशियल प्रोडक्ट्स हैं अगर वो भी हम लोग चाइना में मैन्युफैक्चरिंग या बाहर मैन्युफैक्चर करवाएंगे तो कभी भी गर्दन दबा देगा, सप्लाई रोक सकता है ना। वो आपके यहाँ पैनिक क्रिएट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में भी, है ना। तो इन लोगों के माइंड में ये चीज़ आई कि सिक्योरिटी की वजह से एटलीस्ट हम लोगों को असेंशियल जो गुड्स हैं उनका प्रोडक्शन अपन को अपने यहाँ करना शुरू करना चाहिए, है ना। तो उनकी कॉस्टिंग भी अगर ये लोग अपने यहाँ करेंगे तो कॉस्टिंग बढ़ेगी, है ना। तो आम बंदा कैसे पे करेगा? आज हिट नहीं होगा उसे, आज हिट इस वजह से नहीं होगा क्योंकि अभी तो शिफ्टिंग होगी, सब कुछ प्रोसेस होगी, धीरे धीरे समय लगेगा, उसमें 4-5 साल निकल जाएंगे। उसके बाद में हिट होगा लोगों को और ये वापस कहानी घूम फिर के वहीं आ जाएगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इतना समय चाहिए ही, डोनाल्ड ट्रंप को 5 साल चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वोटर से क्या प्रॉमिस किया कि वो अमेरिका की जीडीपी का सुधार करेंगे, वो नेशनल डेब्ट कम करेंगे, अमेरिका के अंदर जॉब्स क्रिएट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अमेरिका में लाएंगे, है ना। ये सारे प्रोमिसेस डोनाल्ड ट्रंप ने करे। अब ये जो टैरिफ वाला काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं इससे सारे प्रोमिसेस फुलफिल हो रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका के अंदर आ रही है, आएगी तो जॉब्स क्रिएट होगी, है ना। जॉब्स क्रिएट होगी तो लोगों की इनकम, जो होमलेस पड़े हैं लोग, है ना, उनको जॉब्स मिलना शुरू, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी कंट्री में। तो हाँ, तो इनिशियल लेवल पे दिखना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि इनिशियल लेवल पे फंड आएगा, है ना, तो नेशनल डेब्ट में भी आप पैसा चुकाना शुरू कर दोगे तो इनिशियल लेवल पे लोगों को दिखेगा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने अपना बढ़िया काम किया है ना फुलफिल किया। तो जिस तरीके का डोनाल्ड ट्रंप का नेचर है वो आदमी क्रेडिट लेके बाहर हो जाएगा, ठीक है। पहली चीज ये चीज होगी 4 साल में। 4 साल में अमेरिका के अंदर अगले इलेक्शन आएंगे, अगले इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी से जेडी वेंस 100% खड़ा होगा, है ना। जेडी वेंस के अलावा कोई भी खड़ा नहीं होने वाला।
इसी वजह से तो जेडी वेंस अभी कुछ बोल नहीं रहा डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में, क्योंकि उसे अप्रूवल लगेगा डोनाल्ड ट्रंप का जब वो खड़ा होगा तब। तो जेडी वेंस अभी ये जो पूरा इंडिया वाला मामला हुआ है ना, इसमें जेडी वेंस ज़्यादा कुछ कर नहीं सका, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो क्रेडिट लिया है ना, जहाँ तक मुझे मुझे पता है, उस दिन जो रात को घटनाक्रम हुआ है ना, मोदी जी, हमारे यहाँ से मोदी जी का कुछ भी नहीं आया। आपने नोटिस किया होगा कि वो पूरा घटनाक्रम हुआ, उसमें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बोला है ना, अमेरिका का राष्ट्रपति बोला, लेकिन हमारे यहाँ से कोई नहीं बोला है ना, मोदी जी नहीं बोले। वो इस वजह से नहीं बोले क्योंकि हमारे यहाँ से कोशिश हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप से वो ट्वीट डिलीट करवा के क्लेरिफिकेशन करवाने की, है ना, लेकिन वो हम लोग नहीं करवा पाए क्योंकि जेडी वेंस की लिमिटेशन है ना। जेडी वेंस की लिमिटेशन इस वजह से क्योंकि उसे चुनाव लड़ना और ना चुनाव लड़ना है, तो उसके अमेरिका के अंदर जो वाइट क्रिश्चियन है, वाइट क्रिश्चियन नेशनलिज्म जो चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप उसका लीडर है। ये कटु सत्य है ना। और डोनाल्ड ट्रंप जिसके सिर पे हाथ रखेगा वो सब उसे वोट देंगे, है ना। तो जेडी वेंस को डोनाल्ड ट्रंप का अप्रूवल चाहिए, तभी वो जीत रहा है, नहीं तो वो नहीं जीत रहा, है ना। और तुलसी गब्बर भी इस वजह से नहीं बोली क्योंकि अभी जस्ट उसने 15 दिन पहले क्लियरिफाई किया है कि वो भी कंसिडर कर रही है लड़ने के लिए, है ना। तो उसे भी अप्रूवल लगेगा, अगर रिपब्लिकन पार्टी से वो खड़ी होगी तो उसे भी अप्रूवल लगेगा। तो इस वजह से हमारे दोनों पत्ते फेल हो गए, हमारे दोनों पत्ते चल नहीं पाए। तो इस वजह से मोदी जी का उस पर ट्वीट नहीं आया, है ना, मोदी जी उसमें रह गए। अदरवाइज मोदी जी ने ट्वीट कर दिया होता ना तो इतना रायता फैल गया। मैं यहाँ पे एक जो मेरी बात मुझे कहना है, उस दिन वाकई में मोदी जी से ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, कोई इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ रूप से मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जब वो पूरा मामला हुआ उस रात को, है ना, जब ये खबर आई, है ना, खबर आते ही जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर वाली खबर की बात कर रहे हो? सीज फायर की खबर आई, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, है ना, और जेडी वेंस ने जैसे ही उस ट्वीट को रीट्वीट किया, हम लोगों को क्लियर समझ में आ गया था कि जेडी वेंस हमारे साथ में नहीं है ना, वो हमारा काम नहीं करवा पाएगा, क्योंकि अदरवाइज वो रीट्वीट नहीं करता। डोनाल्ड ट्रंप को आप पीछे हटा नहीं सकते क्योंकि वो उसका बंदे का जो ईगो है वो उसके सिर से भी ज़्यादा बड़ा है ना, तो उसको आप पीछे हटा नहीं सकते। पाकिस्तान को आप कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो आपकी सुनने वाले नहीं है ना, वो आपके काई के लिए सुनेंगे, तो वो अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। अगर मोदी जी ने उस वक्त इंतजार करके अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप से क्लेरिफिकेशन करवाने की कोशिश करके ये सब करने के बजाय उसी वक्त अगर मोदी जी ने ट्वीट कर दिया होता एज ए भारत के प्रधानमंत्री कि भैया आज शाम को पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का प्रस्ताव आया था, है ना, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था सीज फायर का प्रस्ताव, हम लोगों ने सीज फायर, क्योंकि हम लोगों का जो ऑपरेशन था, हमारा ऑपरेशन सिर्फ इतना ही था, है ना, हम लोग कॉन्फ्लिक्ट को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, इस वजह से हम लोगों ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, है ना। ये हमारे बीच में डिस्कशन हुआ। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान पब्लिकली कुछ और बोल के अपनी बात से पलट रहा है, इस वजह से हम लोग इस प्रस्ताव को निरस्त करते हैं। और यही बोल के अगर सिर्फ 2 मिसाइलें भी हमारी तरफ से फायर करवा दी जाती तो उसी दिन या फिर अगले दिन पाकिस्तान की ओर से पब्लिकली सीज फायर की रिक्वेस्ट आ जाती और ये रायता इतना नहीं फैलता। लेकिन हम लोग कहाँ अटक गए, हम लोग इसलिए अटक गए क्योंकि हम लोगों के माइंड में ये चल रहा था कि हम लोग अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप से क्लेरिफिकेशन करवा देंगे। इसी वजह से तो मोदी जी ऑलमोस्ट 24 घंटे तक या 48 घंटे तक चुप रहे। उसके बाद में बिहार में जो रैली हुई वहाँ जाके बोले वो बिहार में रैली में तो बाद में बोले, टीवी पे आके उन्होंने वो दिया, संबोधन दिया, तब जाके उन्होंने क्लियरिफाई किया अपना जो पक्ष। बट ये बात पब्लिकली अवेलेबल है कि इंडिया ट्राई कर रहा था वो ट्वीट करेक्ट हो जाए? प्राइवेट में तो अवेलेबल है, पब्लिक में कौन बताएगा ये बात पब्लिक में तो आप इसको वेरीफाई नहीं कर सकते, बट प्राइवेट में तो अवेलेबल है ये बात। सो अदरवाइज क्या रीजन है, आप मुझे बताओ, मोदी जी की चुप बैठने का क्या रीजन है? क्या रीजन? सामने आप जिससे लड़ रहे हो उसने अपना प्रधानमंत्री उतार रखा है, जो मीडिएशन की धमकी जो मीडिएशन की बात कर रहा है वो राष्ट्रपति है। जब 2 पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष उतरे हुए हैं तो आपकी तरफ से भी राष्ट्राध्यक्ष का उतरना चाहिए था ना, वो क्यों नहीं उतरे? क्योंकि आप बैक चैनल से कोशिश करवा रहे थे कि ट्रम्प क्लेरिफाई कर दे, ट्रम्प अपना जो ये वापस ले ले, लेकिन ट्रम्प ने गेम खेल दिया। उस रात को बहुत बहुत तगड़ा गेम हुआ, अब इस पे बात आई तो यहाँ पे ट्रेड वाला मामला भी आएगा। उस रात को क्या हुआ, पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का रिक्वेस्ट आया हमारे पास, है ना, हम लोगों ने सीज फायर का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। देखो हम लोगों को थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि जो मिलिट्री, देखो मिलिट्री का पर्सन नहीं हूँ, बट जो मुझे समझ में आता है मैं उस वे में आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि जब कोई मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो उसके 2 ही चीज़ें होती है ना,
या तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव क्या? जैसे कि अमेरिका ने ऑपरेशन किया था पाकिस्तान में, ओसामा बिन लादेन को मारना, वो ऑब्जेक्टिव था, अचीव किया, है ना। अफगानिस्तान में जो ऑपरेशन था वो था कि भाई तालिबान को ख़त्म करना, ऑब्जेक्टिव था, फेल हो गया, अचीव नहीं कर पाए। हम लोगों ने श्रीलंका में जब ऑपरेशन किया था हमारा राजीव गांधी जी के समय पे, ऑब्जेक्टिव क्या था कि वहाँ से लिट्टे को ख़त्म करना, प्रभाकरण को मतलब या तो सेटलमेंट करवाना, और बाद में ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया था, उसे मारना, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव, या तो ऑब्जेक्टिव होता है मिलिट्री ऑपरेशन में, या मैसेजिंग होती है। और हमारा ये जो ऑपरेशन सिंदूर था, ये मैसेजिंग थी। इसमें हम लोगों ने किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के मकसद से ऑपरेशन नहीं किया। हमारा मकसद था पाकिस्तान को मैसेजिंग देने का कि भाई, और जो आतंकवादी बैठे हैं पाकिस्तान में, उन लोगों को मैसेजिंग देने का कि भैया पाकिस्तान के अंदर आप कहीं पे भी सुरक्षित नहीं। ये हम लोगों का मकसद। ये भी था, और मेन ये भी था कि मिलिटेंट्स जो हैं पीओके पे, फिर वहाँ पर उनको खत्म करना है, मतलब जो अटैक करते जाते हैं इंडिया पर। वही तो मकसद हुआ। हाँ, मतलब कि आप कहीं, आप भारत पे अगर हमला करके जाओगे तो आप पाकिस्तान में कहीं पे भी छुप जाओ, ये जो न्यूक्लियर बम रखा है पाकिस्तान के पास, वो भी तुमको नहीं बचा सकता। हम आएंगे और मार के जाएंगे। ये हमारी क्लियर, जिस तरीके से अभी जस्ट ये 7 अक्टूबर को मतलब 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास ने इसराइल के ऊपर हमला किया, है ना, उसके बाद में जो हमास का लीडर था वो ईरान गया, है ना। इसराइल ने ईरान में जाके मारा उसको, है ना। मकसद क्या था? मैसेजिंग देना कि ईरान, ये जितने हमास हिजबुल्लाह जितने भी हैं, ये यमन में जो हुती रेबल्स हो गए, इन सबका माइंड में क्या रहता है कि भाई कुछ भी होगा तो अल्टीमेटली ईरान में जाके छुप जाएंगे, बच जाएंगे, बात खत्म, वहाँ अपना कौन क्या बिगाड़ लेगा। तो उन्होंने हमास के लीडर को वहाँ जाके मारा, मैसेजिंग देने के लिए कि बेटा तुम कहीं पे भी छुप जाओ, सुरक्षित नहीं हो, ईरान में तो कतई ना हो ना। तो यही हम लोगों का मकसद था, पाकिस्तान को मैसेजिंग देना कि भैया बहुत हो गया, सब कुछ हम लोगों ने कर लिया, अब परमाणु बम सब गए साइड में, आप कहीं पे भी छुपो, हम आके हम आपको मार के जाएंगे। किसको मार रहे हैं? हम लोगों का लिटरली मकसद नहीं था कि हम लोग किसको मारने जा रहे हैं, हमारा सिर्फ मैसेजिंग देना मकसद था, वो हम लोगों ने दिया, है ना। तो क्योंकि हमारा सिर्फ मैसेजिंग देना मकसद था, वो हम लोग पहले ही दिन दे चुके थे, तो इस वजह से हम लोग कॉन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाने के पक्ष में थे ही नहीं पहले ही दिन से। हम लोगों ने जो सेकंड रिटेलिएशन हमारी ओर से गया, वो इस वजह से गया क्योंकि पाकिस्तान ने किया, अदरवाइज तो हम लोग वो भी नहीं करते। अगर आप लोगों ने इंडियन आर्मी का उस दिन ट्वीट देखा हो ऑपरेशन सिंदूर का, तो उसमें क्लियर कट वर्डिंग था कि जस्टिस डिलीवर्ड, या भाई जस्टिस इज सर्विंग, इस टाइप का कुछ भी नहीं था, जस्टिस डिलीवर्ड, डन, बात खत्म हो गई, डिलीवर कर दिया हमने, है ना। तो ये हम लोगों का मूड था। तो उसके बाद में पाकिस्तान ने रिटेलिएशन किया और हम लोगों ने उसका जवाब दिया, है ना। तो क्योंकि पाकिस्तान की ओर से रिक्वेस्ट आई उस वक्त सीज फायर की, तो हम लोगों ने इमीडिएटली उसको एक्सेप्ट कर लिया, है ना। इस वजह से एक्सेप्ट करा क्योंकि हम लोग आगे बढ़ाना ही नहीं चाह रहे थे, है ना। तो यहाँ पे मामला खत्म हो गया, सीज फायर का रिक्वेस्ट आई, हम लोगों ने। अब यहाँ डोनाल्ड ट्रम्प ने गेम खेला, डोनाल्ड ट्रम्प ने करा सीज फायर का ट्वीट, है ना। डोनाल्ड ट्रम्प ने बहुत दिमाग का गेम खेला, है ना। भाई पाकिस्तान सीज फायर की रिक्वेस्ट किधर से आई है, ये सिर्फ 3 ही लोग क्लियरिफाई कर सकते हैं, एक आप, एक पाकिस्तान, एक डोनाल्ड ट्रम्प, है ना। आप तो कह ही रहे हो कि पाकिस्तान वालों ने सीज फायर की रिक्वेस्ट करी थी, वो बात हो गई। पाकिस्तान वालों ने तो जीत डिक्लेयर कर दी कि साहब, है ना, है ना, हम जीत गए, उन्होंने जीत डिक्लेयर कर दी। तो वैली निकाल रहे हैं, वो तो अब इसे क्लियरिफाई करने वाले हैं नहीं, है ना। अब बचा कौन? डोनाल्ड ट्रम्प, है ना। अब डोनाल्ड ट्रम्प क्लियरिफाई तब करे जब आप उसके साथ में ट्रेड डील करो। उसने बहुत सही समय पे सही पत्ता चल दिया, और मोदी जी ने अगर उस वक्त ट्वीट कर दिया होता ना, तो डोनाल्ड ट्रम्प का पत्ता उसी वक्त फेल हो जाता। अगर उस रात मोदी जी ने ये हमारे, सिर्फ मोदी जी का नहीं बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है, हमारा पूरा डिप्लोमेटिक जो नेटवर्क है, सभी लोगों का, सबने सोच समझ के जो उनको उचित लगा उन्होंने करने की कोशिश करी होगी। मोदी जी अकेले तो कोई फैसला लेते नहीं है, है ना। जो इस मतलब इस एरिया से संबंधित जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जयशंकर साहब हो गए, सभी लोग सोच समझ के लेते हैं फैसला। तो अगर हम लोगों ने ये करने की वजह ये कर दिया होता है, तो हम लोग उस वक्त ये डोनाल्ड ट्रम्प का कार्ड फेल हो जाता, है ना। और ये डोनाल्ड ट्रम्प, उस पूरी पिक्चर, आपको डोनाल्ड ट्रम्प का नाम लिखना ही नहीं था, हम लोगों को सिर्फ ये लिखना था कि भाई पाकिस्तान के साथ में ये बातचीत हुई थी, पाकिस्तान अपनी बात से मुकर गया, जो प्राइवेट में बात हुई पब्लिक में वो बात नहीं बोल रहा, इस वजह से हम लोग इस प्रस्ताव को नल एंड वॉइड करते हैं। और ये घोषणा करने के साथ ही सिर्फ 2 मिसाइलें फायर कर देनी थी, क्योंकि पाकिस्तान लड़ने की पोजीशन में था ही नहीं। आप ऑलरेडी पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट के ऊपर स्ट्राइक करके, उसके एयर बेसेस पे स्ट्राइक करके उसको बिल्कुल तहस नहस कर चुके थे। उसके पास न उसका एयर डिफेंस काम कर रहा, ना उसका ऑफेंस काम कर रहा, तो उसको तो झक मारा के अगले दिन फिर सीज फायर का रिक्वेस्ट लेके आना पड़ता पब्लिक में।
और अब आप कह सकते थे कि भैया पब्लिक में लेके हम लोग नहीं, प्राइवेट में नहीं माना, तो झूठ बोलते हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प तो वैसे पिक्चर से बाहर हो जाते। सबसे पहला ट्वीट आया उन्हीं का ही वैसे। पूरे इंडिया को ये लगा कि हाँ इनकी इन्वॉल्वमेंट रही है। हाँ वही तो खेला ना उसने। उसने क्योंकि उसको देखो, अब अगर आप लोग इस चीज को फॉलो करते हो तो अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम जब डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इमरान खान जब अमेरिका गया था, है ना, तो इमरान खान के अमेरिका जाने के बाद में भी डोनाल्ड ट्रम्प ने कश्मीर के अंदर मीडिएशन की पेशकश करी थी, है ना। उसके बाद में विवाद हो गया था। उसके बाद में मोदी जी, लास्ट टाइम मैं बात कर रहा हूँ पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका गया फिर तब की, उसके बाद में मोदी जी अमेरिका गए, है ना, और फिर हम लोगों ने जाके अमेरिका वालों को मनाया कि भाई ये नहीं चलेगा, हम लोग कश्मीर में किसी भी थर्ड पार्टी की मीडिएशन नहीं लेते। उसके बाद में डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि साहब कश्मीर में हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए, हम लोग मीडिएशन नहीं करेंगे, ये आपस का मामला है इनका। तो उसको ये तो मालूम है कि आपकी कमजोर कड़ी है, ये बात तो उनको पता ही है ना। हाँ। तो वो खेल गया, उसने सीज फायर का ट्वीट करके उसने आपको फंसा दिया, है ना, और उसने सीधे वो कश्मीर पे मीडिएशन की बात भी कर दी उसने। तो अब वो दोनों चीजें कर रहा है, और वो दोनों चीजें का मकसद क्या? ट्रेड। कॉन्स्टेंटली आप हमेशा देखो, जब भी वो ये बात बोलता है साथ में वो ट्रेड की बात भी बोलता है कि भारत के अंदर ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, भारत के अंदर व्यापार करना बहुत मुश्किल है, हमारी कंपनीज को एंट्री नहीं मिल रही, है ना, हम बिजनेस नहीं कर पा रहे, है ना। और सबसे ज्यादा अगर मैं आपको बताऊं तो वो इस वजह से अखर रहा है क्योंकि हार्ले डेविडसन वाला जो पिछली बार इनका रायता फैला, इनका हार्ले डेविडसन आप लोगों को याद हो तो पिछली बार अमेरिका से भारत आया था, शोरूम्स खुले हमारे यहाँ, सब बंद हो गए। बंद हो गया ना, कोई अभी शोरूम नहीं दिखता ना, तो इनका सबसे बड़ा फेलियर था, सबसे ज्यादा यही तो अकर था है, क्योंकि हालिया डेविडसन वाले ने इसको डोनाल्ड ट्रम्प को चुनावी चंदा चंदा पिछली बार भी दिया था, इस बार भी दे रखा है। तो सबसे ज्यादा हालिया डेविडसन बोलता भी है, उसने मुंह से 2 बार नाम भी लिया है हालिया डेविडसन का। टेस्ला को भी तो नहीं एंटर करने दे रहे हो। वो टेस्ला, अभी इस पे बात करते हैं, तो टेस्ला वाला भी चाह रहा है कि इंडिया में आए, है ना, तो हम लोग नहीं इंटर करने। वो ओबीसी बात है, हमारी कंपनीज को हम लोगों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना, हम लोग क्यों प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। प्लस साथ ही साथ हमारे यहाँ पे जो मतलब सर वैसे टेस्ला को आने क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि जो टेस्ला लेगी, जो जनता इंडिया की है, वो एक अलग ही है, जो रिच लोग हैं इंडिया के वो ही लेंगे, और जो इंडियन ब्रांड्स ऑलरेडी चल रहे हैं मार्केट में, वो जो उसको ले रहे हैं वो तो लेते ही रहेंगे, क्योंकि वो उसको एट द एंड अफोर्ड तो कर नहीं पाएंगे। तो इंडियन ब्रांड्स भी चलते रहेंगे एक तरीके से। अब यहाँ पे हम लोगों को इस चीज को समझने की जरूरत है ना, ये सारा खेल टैरिफ का है। टेस्ला आने, ऐसा नहीं कि हम लोग टेस्ला को आने नहीं दे रहे, हम लोग तो चाहते हैं टेस्ला हमारे यहाँ आ जाए, है ना, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करे, हमारे यहाँ बेचे कार, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन टेस्ला वाला चाह रहा है कि सबसे पहले हम लोग टैरिफ हटाए उसके प्रोडक्ट पे। अब आपने अगर डोनाल्ड ट्रम्प की बात सुनी हो, अभी जितनी बार डोनाल्ड ट्रम्प पब्लिकली बयान देते हैं, हर बार वो यही बोलते हैं कि साहब भारत दुनिया का वो देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा टैरिफ्स लगते हैं, सबसे ज्यादा टैरिफ्स लगते हैं। क्या रीजन है, क्या कारण है आपके हिसाब से? हम अपने ब्रांड्स को ज्यादा चाहते हैं। वो तो कह रही है ना, ये भाई हम लोग चाहते हैं हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो, हमारे यहाँ ब्रांड हो, हमारे यहाँ जॉब्स क्रिएट हो, ये तो एक रीजन है। लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन है वो है हमारी फॉरेन करेंसी रिजर्व। हमारे यहाँ तेल के कुएं नहीं है, हमारे यहाँ पे ये जो फॉरेन करेंसी रिजर्व आता है, ये दुनिया भर में हमारे जो भारतीय हैं जो रात दिन मेहनत करते हैं, है ना, आधा तो उनका रिमिटेंस आता है ना, और हमारा जो एक्सपोर्ट होता है उससे फॉरेन करेंसी इकट्ठा होती है ना। हमारे पास अनलिमिटेड फॉरेन करेंसी की लग्जरी नहीं है, न है तेल के कुएं, न है सोने के खजाने जहाँ से अनाप शनाप निकल रहा है और ये फॉरेन करेंसी आ रही। हमारे पास लिमिटेड फॉरेन करेंसी। अब अगर हम लोग टैरिफ इम्पोज नहीं करें, आप जो बोल रहे हो कि जैसे हम लोग मर्सिडीज का उनका एग्जांपल ले लो, आज हम लोग मर्सिडीज तो हमारे यहाँ आ रही है ना, लेकिन टेस्ला में नाटक नोटंकी चल रहे, लेकिन मर्सिडीज इन लोगों पे हम लोगों ने टैरिफ्स लगा रखे हैं ना। टैरिफ्स लगाने की वजह से मार्केट लिमिटेड है, क्योंकि कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है ना, एक लिमिटेड मार्केट। लेकिन अगर आज हम लोग मर्सिडीज के ऊपर से टैरिफ हटा देते हैं, आई थिंक मर्सिडीज के ऊपर आई डोंट नो कितना टैरिफ लग रहा है, लेकिन सपोज मान लो 100% टैरिफ भी हम लोग इम्पोज कर रहे हैं, मर्सिडीज 1 करोड़ की आ रही है ना, तो आज एक लिमिटेड मार्केट है जो 1 करोड़ की गाड़ी खरीद सकता है। लेकिन अगर हम लोग 100% जो टैरिफ लगा रखा है उसे हम लोग हटा देते हैं, मर्सिडीज 50 लाख की, हर फॉर्च्यूनर वाला मर्सिडीज लेके घूमेगा, मर्सिडीज ज्यादा अनाप लेंगे शनाप लोग। बिकेगी ना, क्योंकि कितना बड़ा पूरा मिडिल क्लास ओपन हो गया मर्सिडीज खरीदने के लिए। आज एक मिनट अपर मिडिल क्लास तो फॉर्च्यूनर खरीद ही रहा है ना अपने देश में, तो पूरा अपर मिडिल क्लास ओपन हो गया मर्सिडीज के लिए। तो खाली उन्हें एक समय नहीं लग रहा, खट खट चला जाएगा फॉरेन रिजर्व,
कहाँ से लाओगे पैसा? फॉरेन रिजर्व चला जाएगा तो भी तेल कैसे खरीदोगे ये इंडस्ट्रिया चलाने के लिए? देखो साहब, ऐसा है, आज के लोगों को नहीं पता है ना, और लोगों को मतलब भारत का दुनिया में कोई भी सगा नहीं है। साल 1990 का दौर था, हमारे देश के पास तेल खरीदने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं बचे थे, क्योंकि सोशलिज्म की पॉलिसी नेहरू जी की जो है वो फेल हुई बहुत तगड़ी। हमारे देश के अंदर ये जो मुस्लिम बिरादर करते फिरते हैं, बिरादर मुल्क, तुर्की बिरादर, सऊदी अरेबिया बिरादर, ईरान बिरादर, 5 रुपए का तेल किसी ने उधार नहीं दिया आपको, आपके देश को सोना गिरवी रखना पड़ा। आ रही बात समझ में? तो ये इस देश ने फेस किया है, और ये दिन वापस ना आए, इस वजह से हम लोगों को फॉरेन रिजर्व चाहिए। और अगर हम लोग टैरिफ इम्पोज नहीं करेंगे तो ये फॉरेन रिजर्व खाली होने में समय नहीं लगेगा। और इसी वजह से तो ट्रेड डील नहीं हो पा रही अमेरिका के साथ में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप 0 टैरिफ मांग रहा है। वो 50 बार बोल चुका है। अभी भी उसने सऊदी अरेबिया गया था, वहाँ पे उसने स्टेटमेंट दिया, वहाँ पे उसने क्या बोला कि भाई इंडिया के साथ, इंडिया वालों ने मेरे को 0 टैरिफ डील ऑफर करी है तो ले ले। किस बात का इंतजार कर रहा? या अच्छे मुहूर्त का इंतजार कर रहा? किस चीज़ का इंतजार कर रहा? अगर 0 टैरिफ डील इंडिया किसी कीमत में इंडियन गवर्नमेंट 0 टैरिफ डील ऑफर नहीं करेगी, काय के लिए ऑफर करेंगे हम 0 टैरिफ डील? क्या मिल रहा है हम लोगों को? 0 टैरिफ डील भी दे दें, फिर डॉलर में ट्रेड करने के लिए हम लोगों को तो बाउंड भी करेगा। अमेरिका में जो इंडियंस रह रहे हैं उनके ऊपर अब उन्होंने 5% टैक्स लगा दिया है। वहाँ से फंड अगर भारत भेजना है तो उस पर 5% टैक्स ले रहे हैं, 15% आप लोगों से ले रहे हैं। यूट्यूब पे 15% नहीं ले रहे हम लोगों से। फिर तो सब जगह से तुम टैक्स भी काटोगे, है ना, तुम टैरिफ भी हटवाओगे, सब तुम ही कर लो, फिर डॉलर में हमको ट्रेड करने के लिए मजबूर भी करोगे, सब तुम ही कर लो। हम पागल हैं यहाँ पे। तो इस वजह से तो ट्रेड डील नहीं हो पाई। तो अगर हम लोग अगर जो टेस्ला मांग रहा है, टेस्ला भी टैरिफ में वो मांग रहा है, रियायत मांग रहा है, और प्लस वो सब्सिडी भी मांग रहा है ना। तो इस वजह से हम लोग टेस्ला को एंट्री नहीं दे रहे। और ये डोनाल्ड ट्रम्प चाह रहे हैं कि इसके जितने भी, अब क्योंकि यार ओबीसी बात है, इलोन मस्क ने चुनाव में फंडिंग करी है उसको, है ना, पूरा का पूरा पूरा ट्विटर खरीद लिया उसने। अदरवाइज लिटरली अगर ट्विटर ना खरीदा होता इलोन मस्क ने, डोनाल्ड ट्रम्प किसी सूरत में राष्ट्रपति नहीं होते। इतना इम्पोर्टेंट रोल है ट्विटर का। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप सोचो ना, पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था जो बाइडेन के साथ में, उस वक्त हंटर बाइडेन का जो लैपटॉप की स्टोरी है, हंटर बाइडेन इसका जो बाइडेन का जो बेटा है ना, निहायती नाकारी निकम्मी औलाद है ना, प्लस अय्याश भी है ना। तो उसके लैपटॉप जो हाथ लगा था इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भी प्लस रिपोर्टर्स भी, पहले रिपोर्टर के हाथ लगा था। उसमें उसकी नग्गी फोटो, उसकी महिलाओं के साथ नग्गी फोटो, महिलाओं का अब्यूज करते हुए उसके फोटोज वीडियो सब थे उसके अंदर, है ना। उसके तमाम कुकर्म, चाइना के साथ में डील फलाना ढिमकाना, हर कुकर्म उस लैपटॉप में था। वो हाथ लग गया, है ना। न्यूयॉर्क पोस्ट करके एक न्यूज़ पोर्टल है, बहुत राइट विंग को टिल्ट होते हुए अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा न्यूज़ पोर्टल है। उसने स्टोरी पब्लिश कर दी, स्टोरी पब्लिश करके उसने ट्विटर पे डाला। 10 मिनट के अंदर ही वो जो न्यूज आर्टिकल है उसकी लिंक ट्विटर पे बैन हो गई। ट्विटर वाला उसको ट्वीट ही नहीं करने दे रहा। फेसबुक वाले पे भी इमीडिएटली वो फेसबुक पे भी बैन हो गई, फेसबुक पे भी वो पोस्ट नहीं हो पाई, वो स्टोरी मार्केट में आ ही नहीं पाई। FBI का यूज किया इन लोगों ने, इन सोशल मीडिया कंपनीज को इन्फोर्स करने के लिए कि वो आर्टिकल मार्केट में ना आए, वो स्टोरी मार्केट में। और बाद में अब तो ये ओपन सीक्रेट हो गया। अब तो ये अभी जो रोगन के पॉडकास्ट पे फेसबुक के CEO ने, जकरबर्ग ने खुद अपने मुंह से एडमिट किया कि FBI वालों ने उनको बोला कि भाई हमें कंफर्म पता है या फिर हमें डाउट है कि ये फर्जी स्टोरी, इस वजह से इसको मत चलाना। तो वो लिंक उसको वर्क ही नहीं कर रहा किसी भी सोशल मीडिया पर, डल ही नहीं थी लिंक। और इस बार भी, क्योंकि यार आप देखो आज की तारीख में भाई हमारे यहाँ हम लोग जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं उससे भी ज्यादा यूजर्स USA में, वेस्टर्न कंट्रीज में हमसे ज्यादा यूज हो रहा है। आज की तारीख में सोशल मीडिया ओपिनियन फॉर्म करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया। क्या आप तक पहुंचेगा, क्या आप तक नहीं पहुंचेगा, जो सोशल मीडिया को कंट्रोल कर रहा है वो डिसाइड कर रहा है। तो इन लोगों ने पिछली बार भी कंट्रोल किया, और अगर इस बार भी इनके हाथ में एक्सेस होता तो ये किसी सूरत में डोनाल्ड ट्रम्प को नहीं जीतने देते। तो अगर इलोन मस्क ने ना खरीदा होता
तो ये किसी सूरत सारा सबसे बड़ा क्रेडिट इलोन मस्क को जाता है, एंड सेकंड जो क्रेडिट जाता है, अब आई डोंट नो ये वो खुद कन्विंस हुआ या क्या हुआ, मोस्टली तो लिबरल्स के कुकर्मों की वजह से हुआ। क्योंकि यार देखो, हम लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि अमेरिका के अंदर जो लिबरल्स हैं, इन लोगों ने भी लिमिट क्रॉस कर दिया है ना, ट्रांसजेंडर है ना भाई। अरे सर इस बारे में तो बात ही मत करो, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। मतलब आप सोचो, मतलब अमेरिका के अंदर मेरे को अभी याद नहीं है, एक ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस है, उसके 3 बेटे या 3 बेटियां, तीनों ही ट्रांसजेंडर। कैसे पॉसिबल है? एक औरत के 3 बच्चे पैदा हुए, तीनों ही ट्रांसजेंडर निकले, मतलब वो अपना जेंडर चेंज करवाना चाह रहे हैं। हाउ कैन इट पॉसिबल? ये इतना ज्यादा हो गया था, मतलब कि इन लोगों ने इसको स्टेटस से जोड़ दिया कि अगर आपके पास वो नहीं है, तो आपका घर में कोई ट्रांसजेंडर नहीं है, तो आपकी कोई इज्जत नहीं। सर ये यूएस में ही नहीं, पूरे यूरोप में फैली हुई तो है। फैलने लगा था ना, तो इन लोगों ने लिमिट क्रॉस करी ना। सर ट्रम्प ने फिर सही तो करा कि उसने सारे जेंडर्स को बस 2 ही कर दिए। बट यहाँ मेरा यहाँ इस पे अभी आप लोग एक कमेंट इस पे जरूर दूंगा, लेकिन ये जो हुआ है ना, इसने जो रोगन जैसे लोगों को मजबूर किया राइट विंग को शिफ्ट होने। जो रोगन राइट विंग का पर्सन नहीं है, जो रोगन हाईली लेफ्टिस्ट है, वो है ना, वो राइट विंग का पर्सन नहीं है, ना ही वो सेंट्रिस्ट है, वो हाईली लेफ्टिस्ट है। उसने क्या बोलते हैं, सैंडर्स, बेनी सैंडर्स, नाम थोड़ा सा मिस हो रहा है मेरे से। अमेरिका का पॉलिटिशियन है, हाईली लेफ्ट लेनिंग पॉलिटिशियन है ना, उसको उसने इंडोर्स किया जो रोगन ने। तो वो बहुत मतलब लेफ्ट लीनिंग है जो रोगन। तो अब लेफ्ट लीनिंग पर्सन को अगर आपने हाईली राइट विंग में टिल्ट होने पे मजबूर कर दिया, आप सोचो कितना प्रताड़ित किया होगा, है ना? तो जो रोगन का टिल्ट होना और इलोन मस्क का ये खरीदना, इसने ट्रम्प की जीत को सुनिश्चित किया। आपने क्या पूछा था? मैं तो यही कह रहा था कि हाँ ट्रम्प ने सही करा कि सिर्फ 2 जेंडर्स इम्पोज कर दिए अपनी कंट्री में, क्योंकि लोग भटक रहे थे। ये बिल्कुल सही करा, लेकिन यहाँ मेरा एक पॉइंट मेरा ये है कि देखो, डोनाल्ड ट्रम्प ने जो स्पीच दी, अपनी जो विनिंग स्पीच है व्हाइट हाउस में, जब शपथ ग्रहण समारोह के बाद खड़े होकर उन्होंने दी, उसमें उन्होंने बोला कि गॉड ने सिर्फ 2 जेंडर बनाए, मेल और फीमेल, है ना। बट मेरे हिसाब से तो ये बात गलत है। गॉड ने एक्चुअली में 3 जेंडर बनाए, मेल, फीमेल और 3rd जेंडर। अरे हमारी आंखों के सामने दिख रहा है हम लोगों को यार, सड़क पे बेचारे पहले पीट रहे हैं। हाँ, तो ये देखो, अगर कोई अपना जेंडर चेंज करवा रहा है, उसको हम लोग रेस्पेक्ट ना दे, समझ में आता है ना, उसमें हम लोग आपत्ति ले, समझ में आता है ना। लेकिन ये तो गॉड का क्रिएशन है ना, ये जो था, इसको हम लोग कैसे एक पूरे के पूरे ग्रुप को हम लोग कैसे नकार सकते हैं, ये मेरे को समझ में नहीं आया। एटलीस्ट 3 जेंडर तो होना ही चाहिए, मेल, फीमेल और 3rd जेंडर। ये तो खुद गॉड ने बनाया, नेचुरली क्रिएट हुआ है, और ऐसा भी नहीं कि दिख नहीं रहा, हर चौराहे पे दिख रहे हैं हम लोग। तो हम कैसे उन लोगों को बिल्कुल नकार सकते हैं? हाँ? तो ये हम लोगों को, ये डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे हैं, लेकिन मैं पर्सनली इससे सहमत नहीं। मेरे को ये ट्रम्प ने सर एक टेररिस्ट को भी कंट्री का प्रेसिडेंट बना दिया, ये भी एक अलग चीज हुई है। इस पे क्या कहना है आपका? अरे सीरिया वाला गार्ड बोल रहा है, अरे ये तो बहुत ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प नहीं, ये तो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, मतलब कितने बड़े हिपोक्रेट है ये लोग, है ना। अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रख रखा था इसके ऊपर। हाँ वही न्यूज में वही आ रहा अभी तो ट्वीट डिलीट मार दिया इन लोगों ने सुमड़ी में, है ना। ये ट्वीट करके बैठे थे कि साहब $10 मिलियन का इनाम है इसके सर के ऊपर, जो भी सर ला के देगा उसको 10 मिलियन तो नगद गिन के दे देंगे हम, है ना। उसी के साथ आज ये फोटो खिंचवा रहे हैं। ट्रम्प उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहा है, उसको बोल रहा है व्हाट अ ग्रेट मैन। करेक्ट। ये आप शब्द यूज करो टेररिस्ट के लिए, क्यों? क्योंकि वो अब आपके लिए लोगों को मार रहा है, इसके अलावा क्या रीजन? अब आपके लिए लोगों को मारेगा ना क्या? सीरिया के अंदर जिस दिन से तख्ता पलट हुआ, जिस दिन से बशर अल असद की कुर्सी गई है, सीरिया के अंदर क्या हो रहा है? कत्लेआम नहीं हो रहा? वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, इस वजह से हम लोगों को इतना ज्यादा आउटरीच देखने को नहीं मिल रहा, बस कत्लेआम तो हो ही रहा है। वो तमाम लोग जो कि बशर अल असद को सपोर्ट करते थे, सबको चुन चुन के मार रहे हैं, चुन के मार रहे हैं पूरी तरीके से। सीरिया, ईरान का इन्फ्लुएंस खत्म करने के लिए, मकसद कोई भी हो भाई, कत्लेआम तो हो रहा है ना। अब यहाँ पे भी कितनी बड़ी हिपोक्रेसी, सीरिया के अंदर जो टेररिस्ट, ये ISIS का बंदा था, जो सीरिया के ना, है ना, ISIS का बंदा, इसने अपने हाथों से लोगों को जिंदा जलाया है
है ना, तब आपने इसके ऊपर $10 मिलियन का इनाम रखा था। ऐसे आदमी के साथ आप जाके हाथ मिला रहे हो। और भी परसों के दिन बेचारा वो साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट अमेरिका व्हाइट हाउस में आया, उसको आपने जलील करा व्हाइट हाउस में बिठा के, ये कहते हुए कि साहब साउथ अफ्रीका में व्हाइट जेनोसाइड हो रहा है, जिसके किसी के पास प्रूफ नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने उस साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को जलील करते हुए, डोनाल्ड ट्रम्प ने जितनी भी बातें बोली, हर एक शब्द झूठ है। इनफैक्ट उस बंदे ने वो आदमी इतना बड़ा बेशरम है, डोनाल्ड इस स्थिति पे पहुंच चुके हैं ये आदमी, मतलब अपने लोगों से अप्रिसिएशन लेने के लिए अपने हाथ से उसने जो प्रिंट आउट दिखाया आर्टिकल के, वो आर्टिकल के प्रिंट आउट तक झूठ है, जिसमें वो जिस जगह को उसने मतलब कब्रगाह बताया नहीं, BBC CNN सब ने वेरीफाई किया, ऑन स्पॉट जाके वेरीफाई किया। हर साल साउथ अफ्रीका के अंदर ऑन एन एवरेज 27,000 मर्डर होते हैं, 27,000 मर्डर होते हैं। उसमें से जो फार्मर्स हैं, मर्डर होने वाले लोगों में जो फार्मर्स हैं वो सिर्फ 50 है। कितने? 50। साउथ अफ्रीका के अंदर जो फार्मर्स का रेशो है ना, डोनाल्ड ट्रम्प अपने व्हाइट हाउस में बैठ के उस आदमी को बेचारे को जलील करते हुए ये बोल रहे हैं कि साहब, वो जब डिफेंड कर रहा है कि साहब ऐसा नहीं हो रहा, हमारे यहाँ जेनोसाइड नहीं हो रहा, तो उसको बोल रहे कि नहीं, फार्मर्स सब फार्मर्स ही, भाई फार्मर्स तो वाइट है, जबकि ये सफेद झूठ है। 80% का रेशो है, 80% ब्लैक फार्मर्स है और 20% वाइट फार्मर्स। तो ये बंदा कह रहा है खड़ा होके व्हाइट हाउस में बैठ के कि सब फार्मर्स हैं, सब वाइट फार्मर्स हैं, है ना, और सबका मर्डर हो रहा है, जबकि सिर्फ 50 मर्डर हो रहे हैं फार्मर्स का। अगर हम लोग काउंट करें, ये जो डेटा मैं आपको बोल रहा हूँ ये PBS वालों ने दिया है। PBS जो अमेरिका का वन ऑफ द मोस्ट लिबरल मीडिया आउटलेट है ना, तो वो फर्जी डेटा नहीं लेके आएगा, एटलीस्ट इस मुद्दे पे तो फर्जी डेटा लेके नहीं आएगा वो, है ना। तो ये 50 फार्मर्स का है, उसमें भी अगर आप 80% का रेशियो पकड़ो, हम लोग 80 भी मत पकड़ो, 25% का रेशियो भी पकड़ लो, तो भी 25 मर्डर ही हो रहे हैं। 25 मर्डर को आप जेनोसाइड करो, वो भी मर्डर जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज की वजह से हो रहे हैं, उसको आप जेनोसाइड कह रहे हो। क्यों? क्योंकि चमड़ी गोरी है। क्यों? क्योंकि वो क्रिश्चियन है ना। वहीं वो आदमी जिसने अपने हाथों से लोगों को जिंदा जलाया, उसके साथ आप बैठ के चाय पी रहे, और यहाँ बेचारे को आप जलील, एक देश के राष्ट्राध्यक्ष को आप जलील कर रहे हो व्हाइट हाउस में बुला के। ये इतनी सड़क छाप हरकत पे उतरा है आदमी, किस लिए? क्यों? क्योंकि इसको सिर्फ अपने वोटर से अप्रिसिएशन चाहिए, क्योंकि ये कटु सत्य है। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रम्प को अमेरिका के अंदर जिन लोगों ने वोट दिया है, उनमें से मेजोरिटी लोग वाइट रेसिस्ट है, हाईली रेसिस्ट। जो अमेरिका के अंदर जो रेसिस्ट तबका है वो निकल के आया और उसने वोट दिया है डोनाल्ड ट्रम्प। इस वजह से डोनाल्ड ट्रम्प चुनाव जीते, नहीं तो ये बंदा चुनाव नहीं जीत पाता। सिर्फ उन लोगों को खुश करने के लिए इस टाइप के हरकतें करते हैं, प्लस कंट्रीज के ऊपर दबाव बनाने के लिए भी, है ना। जैसे हम लोगों के यहाँ लोगों ने सीज फायर यूज़ किया, उसी तरीके से ये लोग ये वाइट जेनोसाइड यूज़ कर रहे हैं टेस्ला को एंट्री दिलवाने के लिए साउथ अफ्रीका के अंदर। ये वाइट जेनोसाइड वाला तो जो तोता है, ये तो इलोन मस्क ने छोड़ रखा है, इसी ने ट्वीट करना शुरू किए थे। और सबसे सबसे बड़ी सबसे मतलब, अब एक मेरे परसों जब मैं इस पे वैसे बैठ के पढ़ रहा था, मैंने मेरा सिर पीट लिया। इलोन मस्क पूरी बेशर्मी के साथ ट्वीट कर रहा है कि साहब वाइट जेनोसाइड हो रहा है, ये भी डेटा है, वो भी डेटा है, फलाना। आपको कुछ भी नहीं करना, इसी का जो AI है ट्विटर वाले का, वो उसको आप उससे आप पूछ लो, वो आपको बताएगा कि सारा फर्जी। ये हालत है, बताओ। ये बहुत, मतलब ये जो इन 2 काम इन्होंने किए ना, ये सब ये सड़क छाप हरकतों को उतरा। ये सीज फायर वाला जो डोनाल्ड ट्रम्प ने किया है, तो खैर बहुत डोनाल्ड ट्रम्प ने बहुत गलत किया इंडिया के साथ में। आप इंडिया आपका सिक्योरिटी पार्टनर है ना, आप कोर्ट में इंडिया के साथ बैठे हो, है ना। एक कोई भी रीजन रहा हो, आपको इंडिया से कोई भी काम करवाना हो, आप इस तरीके की सड़क छाप हरकत नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रम्प का जो एक्स NSA है, अभी कल ही मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था, ANI वालों को दिया उसने इंटरव्यू। वो भी डोनाल्ड ट्रम्प को कोई अब ओबियसली बात है, खुल के मजाक नहीं उड़ा सकते, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है अमेरिका का, और ना वो पिछली बार उसका NSA था। लेकिन जिस तरीके से वो बोल रहा है, वो यही बोल रहा है, गधा है, बेवकूफ़ है, इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए। सभी को समझ में आ रहा है इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्या कर सकते हैं।
सर हम थोड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर ही रहे हैं, तो जैसे अभी हमको सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है, न्यूज़ पे भी, कि इसराइल इतने अटैक्स करता है। मेन एजेंडा क्या है अभी इसने गाजा पे अटैक जो किया है, तो इनका मेन एजेंडा क्या, रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है ये? यार ये गाजा की कहानी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, और हर नए दिन के साथ ये कहानी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है ना। शुरुआत जो थी वो थी सिर्फ हमास को एलिमिनेट करने से, है ना। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बात क्लियर कर दूं कि हम लोग बिल्कुल भी इतिहास में नहीं जा रहे हैं, है ना। हम लोग जो उस दिन हमला हुआ वहां से बात करें, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, और इसमें इतिहास का बहुत बड़ा पहलू है ना, और उसको समझे बिना हम लोग इस पर डिस्कस नहीं कर सकते। बट हम लोग सिर्फ मोटा मोटा डिस्कस करें तो शुरुआत जो हुई थी वो हमास के हमले से हुई, है ना। हमास वालों ने हमला किया इसराइल के ऊपर, और बंधक बना के लेके चले गए सिविलियंस को। हमास वालों ने जिस तरीके से हमला किया, बहुत ही घटिया हरकत थी, है ना। एक पीस कॉन्सर्ट हो रहा है, वो कॉन्सर्ट का नाम ही पीस कॉन्सर्ट था। वहां पे आके आप हत्याकांड करके चले गए, 260 लोगों को भून दिया तुमने, वो पीस कॉन्सर्ट में भून के चले गए आप। और उसके बाद में बेशर्मी ये है कि आप जश्न मना रहे हो, हैं। तो बहुत घटिया हरकत इन लोगों ने करी थी, हमास वालों ने। तो उसके बाद में इन लोगों का इनिशियल मकसद जो था वो हमास को एलिमिनेट करना था। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी समस्या फंसी हुई है हॉस्टेजेस, जो हमास वाले हॉस्टेजेस लेके गए अपने साथ में, है ना। अब हमास वालों के पास में क्या है कि इन लोगों ने गाजा में टनल का पूरा नेटवर्क बना रखा, है ना। अब ये जो टनल है, एक तो हमारे यहाँ पे जो राइट विंग के जो, और प्री मतलब प्री मेच्योर जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने इस पूरे मामले में इतने सारे अलग अलग बातें बोली कि पूरा इसका सत्यानाश हो गया। लेकिन ये जो टनल्स बने हुए हैं ना, ये एक्चुअली में एक दूसरे से कनेक्टेड टनल्स नहीं है ना। ये अलग अलग बंच ऑफ नेटवर्क्स हैं, है ना। कहीं कोई यूज कर रहे हैं, कहीं कोई नेटवर्क आपस में जुड़े हुए हैं, कोई नेटवर्क जुड़े हुआ नहीं है ना। सो हमारे यहाँ पे अगर आप लोगों ने सुना हो तो पहले बहुत सारे ऐसे आए थे कि पानी डाल दो, पानी से भर दो टनल्स को, गैस से भर दो टनल्स को, है ना। तो कोई भी कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकता ये टनल वाले केस में। सो टनल्स में इन लोगों ने ले जाके छुपा दिया मैं हॉस्टेजेस को। अब क्योंकि अलग अलग टनल्स है, अलग अलग टनल्स में इन लोगों ने ले जाके छुपा दिया। अब क्योंकि टनल्स में हॉस्टेजेस बैठे हुए हैं, आप जाके टनल्स के ऊपर हमला नहीं कर सकते, क्योंकि हॉस्टेजेस मर रहे हैं उसमें। हाँ, तो इजराइल लोग कैसे उलझ गई। हाँ, प्लस गाजा के अंदर जो आबादी रह रही है ना, इनिशियल लेवल पे तो हमास वालों, आज भले वो कल गालियां देने के वीडियो आए हैं, कल जुलूस निकाल रहे थे हमास वालों के खिलाफ, है ना। कल कल ही परसों इजराइल के जो प्रेसिडेंट है अब्बास साहब, उन्होंने क्या बोलते हैं, हमास वालों को बोला कि भाई बिना किसी शर्त हेस्टेज को रिहा करो, है ना। लेकिन पहले तो ये लोग नहीं कर रहे थे ये सारी बातें। ये तो आज जूते पड़ रहे हैं, पूरा बर्बाद हो गया तब ये लोग इस टाइप की बातें कर रहे हैं, पहले तो नहीं कर रहे थे। तो पहले इन लोगों ने सपोर्ट किया, है ना। जिसका बेनिफिट ये हुआ कि हमास वाले जो हैं इनके बीच में घुल मिल गए, हमास के जो फाइटर थे। तो अब आप आम पब्लिक में फाइटर्स आपके घुल मिल गए हैं, तो इसराइल वाले मारे तो मारे कैसे। इन लोगों ने जाके पूरा चपटा भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, है ना। ऊपर का पूरा चपटा करके बैठे हो, लेकिन अंदर के नेटवर्क तो अभी भी है। कहाँ है आपको पता अलग नहीं है। वो तो एक एक इंच आप नापोगे तब आपको पता चलेगा। तो अब इन लोगों ने यही प्लान बनाया है। बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि मैं तो एक एक इंच नापूंगा तो ये बिल्कुल, ये अब बोल रहे हैं कि साहब ये गाजा के जो लोग हैं इन्हें कहीं और शिफ्ट करो, लीबिया में शिफ्ट करो। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, कितनी नोटिस करने वाली बात है ना। मुस्लिम बिरादर के नाम पे सब एक हैं, लेकिन गाजा के लोगों को कोई अपने यहाँ रेफ्यूज देने को तैयार नहीं है, एक मुस्लिम नेशन। इजिप्ट वालों ने साफ मना कर दिया, जॉर्डन वालों ने साफ मना कर दिया ना कि साहब एक आदमी, आप साहब जॉर्डन के भी 5 दिन पहले, मेरे को इतना आश्चर्य हुआ, ये अल जजीरा वाला क्रिटिसाइज कर रहा है ना। अल जजीरा वाला वेस्ट ये इजराइल को क्रिटिसाइज कर रहा है इस मुद्दे पे। आप सुनना है पूरी कहानी, आप खुद अपना सिर पीट लोगे। गाजा के अंदर जो हमले हो रहे हैं, ओबीसी बात है, बच्चे भी हैं वहाँ पे, है ना, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो अब बच्चे कैसे झेलेंगे हमला, है ना। और उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको बचपन में बीमारियां होती है ना, पैदा होते हैं तो बीमारी के साथ ही पैदा होते हैं। तो किसी को हार्ट की बीमारी होगी, है ना, तो उसको सीरियस इशू था हार्ट का, इलाज बहुत जरूरी था करवाना। तो इन लोगों ने जॉर्डन भेजा, है ना, इलाज के लिए। बहुत मिन्नतें करके इन लोगों ने जॉर्डन भेजा, है ना। जॉर्डन वालों से मिन्नतें करी, इजराइल से मिन्नतें नहीं करी, जॉर्डन वालों से मिन्नतें करी, और फिर इन लोगों ने इलाज के लिए जॉर्डन भेजा। जॉर्डन में उसका इलाज हुआ, 20 दिन उसको इलाज के लिए इलाज करा, और उसको जॉर्डन वालों ने
वापस गाजा भेज दिया वॉर जोन में, है ना। और अब इजराइल वाले बमबारी कर रहे हैं, और अल जजीरा वाला आर्टिकल लिख रहा है कि साहब बच्चे वापस आए हैं और अभी बच्चा कैसे वॉर में सर्वाइव करेगा। मैंने कहा दादा तू ये तो पूछ ले कि जॉर्डन वाले ने भेजा क्यों, 20 महीने के बच्चे को नहीं पाल सके तुम, जिसके हार्ट में छेद है, तुमने ऑपरेशन करा, तुम उस बच्चे तक को नहीं पाल सके, एक बच्चा नहीं पल रहा तुमसे। ये इनकी स्थिति है। तो एक तो यहाँ पे प्रोपेगेंडा अलग चल रहा है दुनिया भर का। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया सर ये। इसके लिए हम लोगों को, मैं कह रहा हूँ ये इशू ऐसा है, इसके लिए अच्छा इसमें एक बहुत अजीब कहानी है ना। अब थोड़ी सी ये बात कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, लेकिन कड़वा सच बोलने जा रहा हूँ, है ना। इंडिया का कश्मीर इशू हम लोग जानते हैं, इजराइल पैलेस्टाइन का इशू हम लोग जानते हैं। अब आप कभी भी किसी भी मतलब ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट होते हैं, है ना, आप इनसे पूछोगे तो ये इंडिया के कश्मीर इशू पे हिस्ट्री वहां से गिनना शुरू करते हैं जहां इनको फेवर कर रही है, जहां मुस्लिम मेजोरिटी हो गई थी, है ना। और अगर आप इजराइल गाजा वाला जो करोगे ना, तो इसमें कहाँ से सुनना शुरू करते हैं, जहाँ इस्लाम शुरू हुआ था। जब रोमन साम्राज्य ने जो जूस रहते थे इजराइल में, उस इलाके में, है ना, उनको भगा दिया था। जूस यूरोप में और सभी के फैल गए थे, और वो इलाके में मुस्लिम्स मेजोरिटी हो गई थी, है ना। तो वहां से ये लोग इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। और यहाँ पे ये मतलब ये इतिहास वहां से पढ़ना शुरू करते हैं जहाँ इतिहास इनको फेवर करता है ना, कि भैया वहाँ तो मुस्लिम मेजोरिटी थी। अगर मुस्लिम मेजोरिटी इतिहास में, अगर हम लोग ये ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को मान के सोल्व करना शुरू करें कि भैया वहाँ मुस्लिम मेजोरिटी थी इतिहास में, इस वजह से मुस्लिम्स के पास जाना चाहिए, तो कश्मीर में तो हिंदू मेजोरिटी थी इतिहास में, तो कर दो हिंदू के नाम। ये लोग जो होते हैं ना, ये लोग इतिहास वहां से पढ़ना शुरू करते हैं जहां से इनको फेवर करता हो इतिहास, है ना। कायदे से मेरे हिसाब से जो इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट है, इसका इतिहास हम लोगों को जिस दिन इजराइल का जन्म हुआ वहां से हम लोगों को पढ़ना चाहिए, है ना, क्योंकि वहीं से ये मुद्दा जो है यूएन में वहीं पे एंटर हुआ, और जो आधुनिक दुनिया है उसमें ये मुद्दा वहीं जन्म लेता है, और वहां से कहानी की शुरुआत मेरे हिसाब से होनी चाहिए। सो कभी हम लोग, अगर हम लोग को समय मिला तो इसमें हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और लोगों की गलत फहमियाँ भी दूर होनी चाहिए। और एक एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप में भी मेरे हिसाब से कभी ना कभी आप लोगों ने लाइफ में देखा होगा, नेट पे देखा हो, न्यूज़ में देखा हो, है ना, एक मैप देखा होगा आपने जिसमें गाजा, इसराइल और वेस्ट बैंक का एक मैप आता है, और वो दिखाते रहते हैं कि भाई इतिहास में मैप पहले इसराइल इतना था, फिर इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना गाजा इतना छोटा होता गया। ये मैप आप लोगों ने, ये एनिमेशन 100% देखा होगा, यूट्यूबर्स की वीडियो में ही देखा है। हाँ। कहीं ना कहीं देखा हो। इतना हाईली मिसलीडिंग एनिमेशन है ये शुद्ध रूप से प्रोपेगेंडा है। इस एनिमेशन में बीच की 3 इमेजेस गायब हैं, है ना, और वो 3 इमेजेस होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये पूरी कहानी नहीं कहता, ये वन साइडेड कहानी कहता है ना। तो मतलब जैसे इजराइल ने जो जमीन जीती युद्ध में, इन लोगों ने पीस के लिए वापस भी तो दी। तो ये जो जीती हुई जमीन वापस दी इजराइल ने, वो एनिमेशन में काउंट नहीं करते ये लोग सब गायब कर देते, और ये सिर्फ वन साइडेड प्रोपेगेंडा दिखाते हैं। तो इस पे कभी बैठेंगे अपन, अच्छे से डिस्कस करेंगे, मजा आएगा। सर इंडिया और बांग्लादेश के बीच भी कुछ सिचुएशन चल रही है, उसके बारे में भी थोड़ा आप बताओ कि क्या एग्जैक्टली रियल पिक्चर है। देखो इस वक्त मेरे हिसाब से हम लोग इंडिया बांग्लादेश पे जो सिचुएशन चल रही है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, इस पे बात करने के बजाय हम लोगों को बात करनी चाहिए बांग्लादेश के अंदर क्या चल रहा है ना। क्योंकि भाई शेख हसीना जी बांग्लादेश के अंदर थी, है ना। हम सभी लोग जानते हैं कि स्टूडेंट्स का एक मुद्दा उठा, है ना। शुरुआत में जेन्यून कंसर्न था, है ना, क्योंकि उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही थी और जो भी इशू थे उनके। लेकिन फिर उसे जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं बांग्लादेश के अंदर, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने उसे हाईजैक कर लिया, और फिर इंटरनेशनल मीडिया की ओर से भी उसे कवर करना शुरू कर दिया गया, और स्टूडेंट आंदोलन में कन्वर्ट हो गया। एक बहुत अजीब सी क्वालिटी है ये अमेरिका वालों की, कि जहाँ पे भी इन्हें इन्फ्लुएंस क्रिएट करना होता है, अगर वहाँ पे डेमोक्रेसी ना हो तो ऑल ऑफ द सडन वहाँ पे डेमोक्रेसी की मांग उठ जाती है। और अगर वहाँ पे पहले से डेमोक्रेसी हो तो फिर बढ़िया क्वालिटी की डेमोक्रेसी की मांग उठती है ना। तो क्योंकि बांग्लादेश के अंदर डेमोक्रेसी पहले से थी, है ना, तो बढ़िया क्वालिटी की डेमोक्रेसी की मांग उठना शुरू हो गई, है ना। अब बढ़िया क्वालिटी की डेमोक्रेसी की हालत ये है कि
एक पर्टिकुलर रिलीजन को छोड़ के सबको मारा जा रहा है। देखिए आज बढ़िया क्वालिटी की डेमोक्रेसी हो गई, वेस्टर्न मीडिया इसको रिपोर्टिंग नहीं करता है इसके ऊपर। सो जैसे जैसे करके इन लोगों ने तख्ता पलट करवाया, तख्ता पलट करा के इन लोगों ने अपने आदमी को बिठाया, है ना। अब यहाँ पे टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब ये सब कुछ हुआ उस वक्त अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट कौन थे? जो बाइडन, है ना। अब जो बाइडन का जो यहाँ पे ट्रेड वाला इशू भी आ जाता है ना। जो बाइडन जो है अपना जो पावर प्रोजेक्शन है वो इस तरीके से नहीं करना चाह रहे थे ग्लोबल लेवल पे, उनका एक अलग प्लान था। वो चाइना को काउंटर करना चाह रहे थे, है ना। इस वजह से वो बांग्लादेश के अंदर अपना मिलिट्री बेस चाह रहे थे। शेख हसीना जी ने अपने मुंह से बोला कि भाई ये मिलिट्री बेस मांग रहे हैं, हाँ, और नहीं दे रही हूँ, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। तो ये जो बाइडेन का प्लान था। ट्रम्प की कहानी अलग है। ट्रम्प ट्रेड वॉर कर रहे हैं, है ना, और मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करवा रहे हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका शिफ्ट हो जाती है चाइना से मेजोरिटी, तो चाइना को काउंटर करने का ठंडे खत्म हो रहा है। जब जब काउंटर ही नहीं करना है, या बांग्लादेश में बेस बना के क्या करेंगे, है ना। तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प के लिए इतना मायने नहीं रख रहा। सो जब ये बंदा मोहम्मद यूनुस जब बांग्लादेश के अंदर पावर में आया, पावर में तो मतलब तख्ता पलट हुआ, उसके बाद में अमेरिका वालों ने इसको बिठाया यहाँ पे लाके कि साहब ये टेक केयर हो जाएगा, भाई ये संभालेगा जब तक। अब जो टेक केयर गवर्नमेंट होती है वो 6 महीने, साल 6 महीने, 8 महीने, भाई आप तख्ता पलट हुआ, आप चीज़ों को ठीक करो, है ना, और इमीडिएटली इलेक्शन करो। यही काम होता है भाई। टेक केयर जो प्रधानमंत्री होता है, गवर्नमेंट होती है, उनका क्या यही काम होता है ना, इलेक्शन करवाना, है ना। लेकिन ये बंदा इलेक्शन करवाने के बजाय ये पूरी दुनिया में रोता फिर रहा है ना। ये हर कंट्री में जा रहा है, चाइना में जाके डील डील साइन करता फिर रहा है। भाई तू होता कौन है डील साइन करने वाला? तेरे को इलेक्ट किसने किया? किसने पावर दिया? भाई डेमोक्रेसी में जनता पावर देती है ना आपको। किसी जनता ने तो इलेक्ट किया नहीं तुमको, बाहर से आके बिठा। आज की तारीख में हालत ये बांग्लादेश के अंदर, आप मतलब क्या ही बोलूं, बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश का जो एनएस है, इस मोहम्मद यूनुस ने जिस बंदे को एनएस अपॉइंट किया है, वो बांग्लादेश का नागरिक भी नहीं है, वो अमेरिका का नागरिक है। ये हालत है बांग्लादेश के अंदर, ये हालत चल रही है। जो पिछले साल इन्होंने 2024 में अपॉइंट किया था उसकी ये हालत है। तो पूरा अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, अमेरिका ने इसको लाके बिठाया। अब इन लोगों का ज्ञान गणित ये कह रहा था कि ये लोग जीत जाएंगे। कौन? अमेरिका में जो बाइडेन और ये लोग चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन गणित फेल हो गया, ये हार गया। अब ये हार गया तो मोहम्मद यूनुस के पास कोई रास्ता नहीं है ना। अब हारने में भी अगर ये लोग सिर्फ प्रेसिडेंसी हारे होते और हाउस अगर इनके पास होता, अमेरिका की बात कर रहा हूँ, तो भी ये लोग बांग्लादेश को संभाल लेते, है ना। पावर थोड़ा बहुत इनके पास रहता है, कैसे न कैसे करके फंड वंड सब करवा सकते। लेकिन ये हाउस भी हार गया, सेनेट भी हार गया, और प्रेसिडेंसी भी इनके पास चल गई, है ना। आज पूरा कंट्रोल ट्रम्प का चल रहा है, वहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी का चल रहा है। तो अब इसके पास कुछ है नहीं सोर्स ऑफ मतलब सपोर्ट, तो ये चाइना के पास भगा, हाँ, सबके पास भगता फिर रहा है ये। और ये भगता फिर रहा है, इस वजह से ये बात तो श्योर, मतलब हम लोग इससे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जो करंट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है डोनाल्ड ट्रम्प का, उससे इसे किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा होता तो ये चाइना नहीं जाता, है ना। किसी भी सूरत में चाइना जाके डील करके नहीं आता है। तो इसका मतलब ये डोनाल्ड ट्रम्प से सपोर्ट तो नहीं मिल रहा है इसको। तो अब क्योंकि इसे सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो अब इसके दिमाग में क्या है, जहां तक मेरे को समझ में आ रहा है, इसके दिमाग में दो बातें चल रही है ना, कि यहाँ से अपन लोग, क्योंकि सपोर्ट है नहीं अपने पास, है ना, तो अपन लोग चाइना से थोड़ा बहुत सपोर्ट ले लेते हैं, है ना। और ये जो अपना टेक केयर कुर्सी जो अपनी है ना, इसको अपन लोग जैसे जैसे घींच के 4 साल निकाल देते हैं। 4 साल में एक बार फिर अमेरिका के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे, अपन लोग देख लेंगे, एक चांस मार लेते हैं, अगर ये हो जाए ठीक है, और नहीं होगा तो फिर उसके बारे में कुछ और सोचेंगे, है ना। और 4 साल भी नहीं, अगर ये 2 साल भी निकाल लेता है, तो 2 साल में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, है ना। और मिड टर्म इलेक्शन में फिर हाउस दाव पे लगेगा, है ना, और हाउस डेमोक्रेटिक पार्टी वाले जीत गए, क्योंकि अमेरिका में तो दो ही है, रिपब्लिकन डेमोक्रेसी, है ना। तो अगर ये डेमोक्रेटिक पार्टी वाले हाउस जीत जाते हैं तो रिपब्लिकन पार्टी फिर कमजोर हो जाएगी, डोनाल्ड ट्रम्प फिर कमजोर हो जाएंगे, फिर इसके लिए ओपनिंग ओपन हो जाएगी। तो ये कोशिश कर रहा है कि एटलीस्ट गाड़ी इतनी खींच जाए। तो इसके लिए एक तो ये चाइना से सपोर्ट ले रहा है, प्लस इसके दिमाग में ये चल रहा है कि इसके ये करने के लिए जो बांग्लादेश के अंदर आर्मी चीफ है, मौजूदा जो आर्मी चीफ है, उसको ये रिप्लेस करके अपने बंदे को बिठाना चाह रहा है। बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है ना, ये मतलब बहुत सही बंदा है,
सबसे बड़ी बात तो इसका कोई एम्बिशन नहीं है कि भाई मेरे को बांग्लादेश का मतलब राजा बनना है या मेरे को बांग्लादेश के ऊपर राज करना है ना। बंदे का बहुत सारा सिंपल सा एम्बिशन है कि भाई बांग्लादेश को तरक्की होनी चाहिए, है ना, और तरक्की पीसफुल होनी चाहिए। और क्योंकि पीसफुल होनी चाहिए, उसे ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि भाई भारत के साथ में अच्छे संबंध रख के ही आप पीसफुल तरक्की कर सकते हो, है ना। और शेख हसीना के शासनकाल में ये चीज़ प्रूव हुई भी है। जब भारत के साथ में अच्छे संबंध थे तो शेख हसीना के शासनकाल में बांग्लादेश तरक्की कर रहा था, है ना। तो बांग्लादेश का एक आर्मी चीफ जो है ये पक्ष में है कि भाई भारत के साथ में रिलेशन व्यवस्थित हों और अपन लोग चीज़ों को आगे लेके चलें। बट क्योंकि सब कुछ इतना फटाफट हो रहा था और प्लस क्योंकि अमेरिका की बैकिंग थी, इस वजह से उस वक्त कुछ बोला नहीं जब तख्ता पलट हुआ। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को धन्यवाद अदा करना चाहिए कि सिर्फ यही है जिसने शेख हसीना जी को बांग्लादेश से जिंदा निकाला, है ना। अदरवाइज अगर ये मार देता अमेरिका के इन्फ्लुएंस में, या फिर ये उसे शेख हसीना जी को सही समय पे एयरपोर्ट ना पहुंचाता, है ना, क्योंकि सिर्फ 15 मिनट की देरी, 15 मिनट का डिस्टेंस था, 15 मिनट का समय दिया और इसने निकाल लिया उसको वहां से। आप सोचो कितना थ्रेट था शेख हसीना जी को की जान के ऊपर कि जैसे ही शेख हसीना जी का प्लेन इंडिया के वायु सीमा में एंटर हुआ, हमारे 2 राफेल फाइटर जेट्स उस पर सपोर्ट दे रहे थे, उसको प्रोटेक्शन देते हुए चल रहे थे, क्योंकि कंफर्म इनपुट था कि ड्रोन वोन किसी से भी मार के गिरा देंगे प्लेन ना। तो कितना थ्रेट था क्यों। और जरूर शेख हसीना जी खत्म उसका ना गया बांग्लादेश आपके हाथ से, है ना। एक बार लीडर खत्म, काम खत्म। शेख हसीना जी जब तक है तब तक हमारे पास चांस है। रशिया ने बशर अल असद को क्यों निकाला? लीडर जब तक जिंदा है तब तक वापस तख्ता पलट का चांस है। हरी बात नहीं है, लीडर जब तक, क्योंकि आज भी आप भले ही बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश के जो सपोर्टर्स होते हैं सोशल मीडिया पे, ये भले आपको कुछ भी कमेंट करें, कुछ भी लिखे, लेकिन आज भी बांग्लादेश के अंदर जमीन पे 40% वोटर शेख हसीना के हैं, जो भारत के साथ में अच्छा संबंध चाहते हैं, है ना, जिनको ये फोगड़ पंचायत से कोई लेना देना नहीं है, जिनको डेवलपमेंट चाहिए, वो शेख हसीना जी को सपोर्ट। इसी वजह से तो ये चुनाव नहीं करवा रहे, इसी वजह से तो शेख हसीना जी की पार्टी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि जमीन पे उसके पास सपोर्ट है आज भी। सो बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है वो ठीक चीजें ठीक करना चाह रहा है, तो अब वो इसके ऊपर प्रेशर बना रहा है कि दादा भाई तू कब तक चलेगा है? तू कब तक सिर पे बैठा रहेगा ये केयर टेकर प्रधानमंत्री, केयर टेकर लीडर बन के? चुनाव करवा। तू चाइना वाइना सब जगह जाता फिर रहा है तो कैसे के चलेगा काम? तो अब इसके ऊपर प्रेशर आ रहा है ना। अब इसके पास 2 ही ऑप्शन है कि या तो ये इस्तीफा दे, है ना, या ये चुनाव करवाए, या फिर ये अपने आर्मी चीफ जो है ये तख्ता पलट करके इसको रवाना करे और फिर वो चुनाव करवाए, है ना। क्योंकि उसका एम्बिशन तो है नहीं, वो भी चुनाव करवाएगा। तो चुनाव में कोई भी जीते बात अलग हो गई, है ना, लेकिन उसका भी चुनाव। सो बांग्लादेश के अंदर ये चीज़ है। आने वाले दिनों में हम लोगों को बड़ा उलटफेर होते हुए देखने को मिल सकता है बांग्लादेश के अंदर, आने वाले दिनों में, इन सेंस कि इमीडिएटली 10 दिन के अंदर अंदर हम लोग कुछ बड़ा देखेंगे, क्योंकि चल ही रहा है ना कॉन्स्टेंटली। भाई परसों बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने वार्निंग दी है इन्हें कि भाई जो भी है फैसला लो, या तो रवाना हो या फिर चुनाव करवा। और कल ही इसने जो मोहम्मद यूनुस है, इसने पब्लिक में स्टेटमेंट दिया है कि बांग्लादेश की पॉलिटिकल पार्टी से वो मेरे को सपोर्ट करे, है ना। तो चीज़ें कंप्लीट होती जा रही है, बहुत जल्दी हम लोगों को तक। मेरे हिसाब से क्या हो रहा है कि जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है कि सब लोग वेट, ये अगर पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान वाले मामले में ये सीज फायर वाला कांड ना हुआ होता तो बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हम लोग कर देते। क्यों? क्योंकि जब मोदी जी अभी सेकंड टाइम डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन जीतने के बाद अमेरिका गए थे, तो वहाँ पे जब डोनाल्ड ट्रंप से एक भारत के पत्रकार ने सवाल पूछा था बांग्लादेश को लेके, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि भाई बांग्लादेश जो है वो तो मोदी संभाल लेगा, मतलब उन्होंने बांग्लादेश हमारे ऊपर छोड़ दिया था। लेकिन ये पाकिस्तान में सीज फायर वाला कांड कर दिया इस आदमी ने। अब आप बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट करने जाओ और बीच तख्ता पलट में फिर कांड कर दे, तो आप कैसे मैनेज करोगे? तो अब कोई शोर नहीं है कि इसके मन में चल क्या रहा। तो अब जब तक हम लोग श्योर ना हो जाए कि भाई ट्रम्प क्या चाह रहा है ना, तब तक हम लोग कुछ बड़ा कदम उठा नहीं सकते, है ना, क्योंकि अब बांग्लादेश के आर्मी चीफ को भी हमारी बैकिंग तो लगेगी तख्ता पलट करने की, लेकिन हम खुद ही श्योर नहीं। हाँ, भाई कल हम करें वही बीच बीच में आ जाए कि साहब मानवता, न डेमोक्रेसी के साथ न हत्या हो रही है, न कल नया नाटक, नया रायता फैला दे, फिर ट्रेड डील के ऊपर, ट्रेड डील में एक और नया इशू आ जाए उसके प्रेशर बिल्डअप करने के लिए, तो हम लोग क्यों हमारा हमारा हाथ काट के इसके हाथ में दे? इस वजह से हम लोग भी इस वजह से चुप है। घूम फिर के दुनिया यही चला रहा है अकेला आदमी। अमेरिका का राष्ट्र, देखो क्या होता है कि चाइनीज प्रोपेगेंडा, लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा, चाहे कुछ भी हो,
अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का सबसे ताकतवर पर्सन है। पूरी दुनिया अमेरिका से ऑपरेट होती है। फाइनेंशियल सिस्टम अमेरिका कंट्रोल करता है। स्विफ्ट सिस्टम, दुनिया के जितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं सब अमेरिका को हर चीज़ पता है। आपका यूट्यूब का पेमेंट आ रहा है, यूएस गवर्नमेंट को ये भी पता है कि किस दिन पेमेंट आया, कितना पेमेंट आया, सब कुछ पता है। आप अगर कहीं पे पैसा ट्रांसफर करो, उनको उनके पास सारा डेटा रहता है। हाँ, तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम वो कंट्रोल करते हैं। जब चाहे तब सैंक्शंस लगा सकते हैं। हाँ, तो सब कुछ बहुत बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक शुबा नहीं। डन सर, डन। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। मज़ा आ गया सर आपसे बात करके। उम्मीद है जनता को भी मज़ा आया होगा और काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, जैसे हमें भी बहुत चीज़ें समझ में आई आज। एंड बस यार, आपको अगर इस पॉडकास्ट में मज़ा आया तो इसे अपने तक ना रखें, शेयर कर दें। और सर के चैनल को आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सर डेली अपने चैनल पे कुछ ना कुछ वीडियोस पोस्ट करते हैं, लाइव सेशंस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने चैनल पे एक्टिव है। सर के चैनल का गोल बटन यहाँ पर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और इंस्टाग्राम का भी लिंक सर का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप अगर चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे पॉडकास्ट करें तो उसे नीचे कमेंट कर दीजिए। हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन अपना ध्यान रखिए। सर आप जाते जाते कुछ कहना चाहते हैं? बस आप लोगों ने बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके सर। मेरे को भी अच्छा लगा। चलो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।